हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए रीजनिंग सेक्शन में आज हम एसबीआई क्लर्क मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना पड़ता है जब किनारे दूर हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको भी क्रिटिकल रीजनिंग को सीखना पड़ेगा अगर आपको अपना सिलेक्शन रेट बढ़ाना है, सक्सेस रेट बढ़ाना है। तो ये जो सेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो आपकी उसी परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे मेंस क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को, जिसमें अजम्पशंस को सीखेंगे, टैकल करने का तरीका सीखेंगे, राइट अप्रोच सीखेंगे। मतलब क्या होता है अजम्पशंस का, कंक्लूजन्स का, इन्फ्रेंस का, डिग्री ऑफ इन्फ्रेंस का, जैसे जैसे कि डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, इन सबको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको मैं समझाऊंगा। और कोर्सेज ऑफ एक्शंस को, और बिल्कुल सभी क्वेश्चंस को आज हम बिल्कुल एक दंग जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि आपका सिलेक्शन रेट, सक्सेस रेट जो है इन क्वेश्चंस में क्रिटिकल रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो चलिए, आगे चलने से पहले अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से, और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस जो हमें दिए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वो पढ़ लेते हैं कि डायरेक्शंस हमें क्या दिए हैं यहाँ पे। ए पैसेज इज गिवन, एक पैसेज दिया हुआ है एंड देन थ्री कंक्लूजन्स, और तीन कंक्लूजन्स दिए हैं। कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ? इन्फ्रेंस, या फिर मैं कहूँ फाइनली, टू सम अप, या हम कहें कि निष्कर्ष। ये होता है कंक्लूजन का मतलब। कंक्लूजन्स को समरी के साथ जो है मिक्सअप मत कीजिए। कंक्लूजन का मतलब अलग होता है और समरी का मतलब अलग होता है। समरी का मतलब होता है कि आपको एंड पे पूरा इंफॉर्मेशन दे देना पैराग्राफ के बारे में, लेकिन कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता। कंक्लूजन का मतलब होता है फाइनली, या फिर पूरे पैराग्राफ को सम अप करो, एंड में इसका लास्ट पॉइंट लिखो, मेन पॉइंट लिखो, फिनिश पॉइंट बताओ कि क्या होगा। तो कंक्लूजन का मतलब ये होता है निष्कर्ष हमें बताना। तो समरी का मतलब आप इस तरह से अपने दिमाग में लीजिए कि समरी का मतलब होता है जैसे कि किसी ने कहा हो कि ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, मतलब कि तूने पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे बता दिया। और कंक्लूजन का मतलब हो गया, तब दिमाग में ये लाना चाहिए आपको कि कहना क्या चाहते हो भाई। तो कंक्लूजन का मतलब वही हो गया कि एंड में कहना क्या चाहते हो, पूरी पैसेज को पढ़ के एंड में कहना क्या चाहते हो, वो हो गया कंक्लूजन। और बड़ी अच्छी बात कही तुमने, ये होगी समरी से रिलेटेड। तो चलिए, यहाँ पे तीन कंक्लूजन यहाँ पे दिए हुए हैं। यू हैव टू कंसिडर, कंसिडर यानी कि एग्जामिन करना, या फिर आपको ऑब्जर्व करना है द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज एज ट्रू। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पैसेज में वो बिल्कुल ट्रू है। हो इट सीम्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फैक्ट्स, हो सकता है वो एक्चुअल फैक्ट्स से अलग हो। जैसे एक मूवी के स्टार्टिंग में लिखा होता है कि जो स्टोरी है वो काल्पनिक है, हो सकता है इसका अगर कोई मतलब निकले या ना निकले। वही सेम चीज़ आपने भी यही सोचनी है यहाँ पे। ये पैसेज एक तरह से आपकी मूवी की तरह है कि जब आप मूवी देखते हो तो आप अंदर से तो पता होता है ये झूठा है, लेकिन फिर भी वहाँ आप उस टाइम के लिए सही मान रहे होते हो। तो वैसे ही जितनी देर आप इस क्वेश्चन पे हो, उतनी देर आपने इस इंफॉर्मेशन को जो भी ये पैसेज में दिया है बिल्कुल सही माना है। अपना ज्ञान वहाँ लगाने की जरूरत नहीं करनी है। अपना ज्ञान लगाते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप जनरल ज्ञान लगाएंगे अगर वहाँ पे, तो वो चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, और उस इन्फॉर्मेशन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे रिलेटेड आपने ऑप्शंस को क्लिक करना है, टिक करना है। देन गिव योर आंसर रिगार्डिंग द गिवन पैसेज। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है इसकी, कि इसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ के इसको ट्रू मान के फिर अपना पैसेज को जो आंसर है वो दीजिए। दैट विच ऑफ द कंक्लूजन इज फॉलोड बाई प्रॉपरली, कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो रहा है,
कि अगर मैं सम अप करूँ इस एक पॉइंट में लिखूँ एंड में कि एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, कंक्लूजन का निष्कर्ष क्या, जो इस पैसेज का निष्कर्ष क्या होना चाहिए वो क्या होगा, वो हमें बताइए। तो चलिए सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं कि द न्यूली ओपन बुक स्टोर, एक नया बुक स्टोर ओपन हुआ है, उसका नाम है बिब्लियोफाइल्स पैराडाइज, हैज़ क्विकली गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग द सिटीज बुक लवर्स। बहुत जल्दी उसने लोकप्रियता हासिल कर ली लोगों के बीच में, जो जितने भी बुक लवर्स होते हैं, जो बुक पढ़ने में काफ़ी रुचि देते हैं, उनके साथ उसने बड़ी जल्दी उनकी पॉपुलैरिटी, उसकी जो है पॉपुलैरिटी होगी। इट्स एक्सटेंसिव कलेक्शन, एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ, ब्रॉड कहें, लार्ज कहे, बहुत सारी कलेक्शंस हैं यहाँ पे बुक्स की फ्रॉम वेरियस जैनर्स, जैनर्स यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज को मिला के, जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, क्राइम, थ्रिलर, जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उस सबको मिल, इसके बाद बहुत सारी उसकी कलेक्शंस हैं। एंड पीरियड्स हैज़ अट्रैक्टेड, और बहुत सारे समय मतलब पुरानी से लेकर नई तक सभी की इसके बाद बुक्स हैं। रीडर्स ऑफ ऑल एजेस, हैज़ अट्रैक्टेड रीडर्स ऑफ ऑल एजेस, हर तरह के मतलब छोटे से लेकर बड़े से लेकर जो कोई भी बुक पढ़ने की रुचि रखता है उसके मुताबिक यहाँ पे बुक उसको मिल जाएगी। कहाँ पे? बिब्लियोफाइल पैराडाइज पे। द बुक स्टोर कोजी रीडिंग नुक्स एंड कॉफी शॉप्स हैव एडेड टू इट्स चार्म। बुक स्टोर कोजी रीडिंग नुक्स, कोजी का मतलब क्या हुआ, कंफर्टेबल, प्लेजेंट, एक ऐसा माहौल जो चाहिए होता है एक बुक लवर को, एक किताब वाले जिसको अच्छा लगता है किताब पढ़ना, एक शांत माहौल। वो नुक्स का मतलब कॉर्नर हो गया, एक शांत माहौल का यहाँ पे दर्शाया गया, बताया गया है। उसका मतलब कि कोजी रीडिंग नुक्स और एक कॉफी शॉप हैव एडेड टू इट्स, उसकी शोभा बढ़ा रहा है, एक प्लेजेंट, एक अच्छा माहौल दे रहा है, एक फील दे रहा है कि आपको बुक पढ़ने का पूरा कंफर्टेबिलिटी के साथ आनंद आए। द स्टोर मैनेजर जॉन, स्टोर मैनेजर कौन है? जॉन, हु हैज स्टडी लिटरेचर, जिसने पढ़ाई किसमें की है? लिटरेचर में, एट ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। एंश्योर्स दैट, वो पूरी तरह से अब कोशिश करता है कि डेट एवरी बुक ऑन द शेल्फ इज अ जेम, कोई भी बुक उसकी शेल्फ में, जो उसकी दुकान में या इस बुक स्टोर में पड़ी है, वो जेम हो। जेम का मतलब क्या है? वो हर के किसी न किसी के साथ ज़रूर रिलेट करे, वो किसी के काबिल जरूर बुक हो कि वो उसका कोई ना कोई उसका बुक लवर जरूर हो। मतलब एक ज़बरदस्त अच्छी बुकें उसने रखी हुई हैं बुक लवर्स के लिए। तो ये हो गया पैसेज, हमने पढ़ लिया। अब कंक्लूजन पे जाते हैं। कंक्लूजन का मतलब मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, इन्फ्रेंस निकालना, फाइनली एक मेन पॉइंट टू सम अप करना। हमने अब ये चीज़ देखनी है, यहाँ पे इन्फ्रेंस देखना है, कंक्लूजन देखना है, निष्कर्ष देखना है। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, या पहला कंक्लूजन हमसे पूछा गया है, बिब्लियोफाइल बुक ओनली सेल्स न्यू बुक्स, कि बिब्लियोफाइल बुक्स ओनली, वो सिर्फ नई बुक्स सेल करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए पीरियड्स, यहाँ पे लिखा था ना कि इट्स एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बुक्स फ्रॉम वेरियस जैनर्स एंड पीरियड्स हैज अट्रैक्टेड रीडर्स ऑफ ऑल एजेस, मतलब पीरियड्स, उसके बाद पुरानी से लेकर नई तक हर तरह की बुक पड़ी हुई है। तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता कि वो नई बुक शेयर करे, तो ये इसका एंड पॉइंट आ ही नहीं सकता है कि एंड में ये लिखे कि एक बिब्लियोफाइल जो है नई बुकें बेचता है। ये एंड पॉइंट बिल्कुल नहीं आ सकता, ये सम अप हम नहीं लिख सकते एंड में। दूसरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बुक स्टोर सक्सेस इज ड्यू टू इट्स बुक कलेक्शन एंड कोजी एटमॉस्फेयर, कि जो इसका सक्सेस है, जो इसकी कामयाबी है, उसके पीछे का कारण क्या है? इसकी बुक की कलेक्शन और कोजी एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल हम एंड में इसका एंड पॉइंट, जो मेन पॉइंट फाइनली एंड पे ये जरूर लिख सकते हैं कि बुक स्टोर का सक्सेस जो है, ये पूरी सक्सेस की ही बात हो रही है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए अच्छी बातें हो रही हैं, एडवांटेज ही हो रही है, और एंड में भी तो यही आएगा कि जो बुक स्टोर का सक्सेस है वो किसके बिना पर है? एक उसकी बुक कलेक्शन, यानी कि हर तरह की कैटेगरी पे बुक्स है, हर रीडर को वो अट्रैक्ट करती है, और कोजी एटमॉस्फेयर, कि उसकी जो शोभा बढ़ा रही हैं, बैठने का माहौल जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये सेकंड बिल्कुल होना चाहिए, सेकंड इसका निष्कर्ष, सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो करेगा। तीसरा, जॉन एक्सपर्टीज इज इन मैनेजमेंट रादर देन लिटरेचर, कह रहा है जॉन की जो एक्सपर्टीज है वो किस में है? मैनेजमेंट में है, ना कि लिटरेचर में। अब यहाँ पे देखिए, तो स्टोर मैनेजर है, ठीक है, लेकिन उसने पढ़ा हुआ है लिटरेचर में, और उस यहाँ पे लिखा हुआ है एंश्योर करता वो कि हर बुक जो शेल्फ में हो एक जेम हो। मैनेजर अगर वो होता तो उसका इस चीज़ पे ध्यान नहीं होता कि जो शेल्फ पे बुक पड़ी है वो इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं एक एंश्योर कर पाता। मैनेजर तो वो है, वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन उसने लिटरेचर में पढ़ाई की हुई है, और वो एक एक तरह से बुक लवर भी है, तभी तो वो ऐसा कर पा रहा है। इसलिए वो सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं है, इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ओनली सेकंड। तो ओनली बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, ओनली टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसके सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ते हैं कि हम क्या कहा गया है यहाँ पे कि इन ईच क्वेश्चन बिलो इज ए गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू अजम्पशंस। यहाँ पे इन ईच क्वेश्चन बिलो, नीचे क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दिए हैं फॉलोड बाय टू अजम्पशंस यहाँ पे दिए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। एन अजम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। अजम्पशन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सपोजिशन। अजम्पशन को अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, अजम्पशंस का मतलब होता है किसी बात को मानना बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी एविडेंस के किसी विचार को मान लेना, उसी को कहते हैं अजम्पशन, उसी को कहते हैं सपोजिशन या फिर कहीं बिलीफ या प्रिजम्पशन। इस तरह से सपोज एजम्पशन का मतलब होता है। तो आपने किसी बात को इसलिए मान लेना है कि वो, मतलब अंडरस्टैंड करना किसी बात को, इनडायरेक्टली अजम्पशन कर लेना, एक सपोज कर लेना इस चीज़ को, विचार को, किसी भी बात को मान लेना बिना किसी प्रमाण के, उसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं है लेकिन आपने वो चीज़ मान ली। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट। यहाँ पे भी सेम चीज़ वही है कि आपने एग्जामिन करना है या ऑब्जर्व करना है स्टेटमेंट को एंड द फॉलोइंग अजम्पशंस, एंड डिसाइड करो कि विच ऑफ द अजम्पशंस इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। इम्प्लिसिट का मतलब हो गया आपने इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लिया कि कहना क्या चाहते हो। इनडायरेक्टली आपने अंडरस्टैंड कर लिया कहना क्या चाहते हो, उसका मतलब होता है इम्प्लिसिट। और इसका उल्टा क्या होता है, एक्सप्लिसिट। उसका मतलब आप जाते हो कि डायरेक्टली आप क्या कहना चाहते हो। जैसे कि आप मूवी में देखते हो, 90s की जो पुरानी मूवी होती थी, खासकर उसमें अगर कोई विलन टाइप बंदा अगर किसी शरीफ बंदे को कुछ कह रहा होता था, जैसे किसी मास्टर जी को कुछ कह रहा है कि मास्टर जी समझ गए ना बात को, तो मास्टर जी बेचारा बड़ा ही ढीले, मतलब कमज़ोर में बोलेगा जी हाँ समझ गया। अब उसने धमकी तो नहीं दी मुंह पे, लेकिन मास्टर जी समझ गया कि मुझे धमकी मिली है कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो इनडायरेक्टली इम्प्लिसिट कर लिया मास्टर जी ने, उसकी बात को समझ लिया, अजम्पशन ले ली कि मुझे असल में कौन सा काम करने से रोका जा रहा है, इस चीज़ के लिए मुझे मना किया गया है। यही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लिसिट का मतलब यही चीज़ होती है कि आप अंडरस्टैंड कर लिया आपने विदाउट डायरेक्टली से, डायरेक्टली आपको कहे आपने उस चीज़ को मान लिया, इसी का मतलब होता है इम्प्लिसिट। अब चलते हैं स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या है। एमिड द इंक्रीजिंग रिलायंस, एमिड का मतलब इन द मिडल ऑफ या बीच में, या बढ़, इंक्रीजिंग अलायंस बढ़ते हुए, रिलायंस का मतलब डिपेंडेंस ऑन एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग टूल्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। एआई ड्रिवन का मतलब क्या हुआ, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, प्रोसेस का यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं एआई ड्रिवन। डिसीजन मेकिंग टूल्स का जब यूज़ हो रहा है इन द फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय विभाग में, रिसेंट स्टडी वॉन्स यानी कि अलर्ट किया, वॉन का मतलब क्या, अलर्ट किया, नोटिफाई किया, दैट ऑटोमेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स में इन एडवर्टेंटली परपिचुएट बायस्ड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। ऑटोमेटेड मतलब स्वचालित वित्तीय एडवाइजर क्या हो गए, सलाहकार, में इन एडवर्टेंटली अनजाने में, लंबे समय तक बायस्ड अनफेयर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। मतलब कि जो सलाहकार हैं ये क्या कर रहे हैं, एडवाइजर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अनजाने में या इन एडवर्टेंटली का मतलब हो गया एक्सीडेंटली या अनअवेयर होते हुए, अनइंटेंशनली क्या हो रहा है कि लंबे समय से जो इसके डिसीजंस आ रहे हैं, जो सलाहें आ रही हैं, ये बायस्ड आ रही हैं, यानी अनफेयर आ रही हैं, अनजस्ट आ रही हैं, ये पक्षपात कर रही हैं, किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, ये जनरल वे में नहीं है। अब जब भी हम एआई ड्रिवन टूल्स कौन कौन से हैं, चैट जीपीटी या जितने भी हैं इस तरह से टूल्स हैं, अगर मान लो वो किसी एक चीज़ पर पक्षपात करते हुए अपने आंसर दें, तो वो क्या हो गया, पक्षपात हुआ, बायस्ड हुआ। आपने तो एक कॉमन चीज़ पूछी थी, कोई भी चीज़ आपने चैट जीपीटी से या किसी भी एआई ड्रिवन टूल से अगर कोई चीज़ पूछी, और उसने अगर किसी, आपका मेन मोटिव क्या था कि मुझे एक ओवरव्यू दो, पूरा टोटल एक ओवरव्यू चाहिए मुझे कि इस चीज़ पे क्या होना चाहिए आंसर, लेकिन वो एक खास चीज़ की तरफ झुकाव करके, बेंड करके, स्लोपिंग करके, या कहें कि बायस्ड होके, पक्षपात लेके कोई आंसर दे आपको, तो वो क्या हुआ, वो डिस्क्रिमिनेशन हुई, वो भेदभाव हुआ किसके साथ, जो उसको यूज़ कर रहा है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि जो ऑटोमेटेड या स्वचालित वित्तीय सलाहकार हैं, ये अनजाने में लंबे समय तक, ये कॉन्टिन्यू, परपिचुएट का मतलब क्या हुआ, लंबे समय तक, कॉन्टिन्यू या कंजर्व, अनफेयर बायस्ड यानी कि अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो पोटेंशियली इससे हो क्या रहा है, एग्जासरबेटिंग एग्जिस्टिंग डिस्पेरिटीज। यहाँ पे क्या हो रही है, जो डिस्पेरिटीज हैं वो बढ़ रही हैं। डिस्पेरिटीज का मतलब भी वही हुआ, अनफेयरनेस जो है बढ़ रही है। पोटेंशियली संभावना है कि, एग्जारबेटिंग का मतलब होता है इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई हो रही है, बढ़ती जा रही हैं, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस है, डिस्पैरिटीज़ हैं, वो भेदभाव चीज़ें जो हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, वो बढ़ रहा है। दीज ए आई सिस्टम्स ट्रेन ऑन वास्ट डाटा सेट। ये जो ए आई सिस्टम्स होते हैं ये वास्ट यानी कि बहुत बड़े डाटा सेट्स होते हैं। डाटा सेट्स का मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है एक सिस्टम को, एक प्रोसेस को, जिसके जिसके हिसाब से वो आपको आगे आंसर देता है। हैव शोन, उस
टेंडेंसीज टू ऑफर बायस्ड एडवाइस। उसने ऐसा शो किया है, ऐसी चीज़ देखने को मिली है कि बायस्ड एडवाइस मिल रही है। मतलब आपने कोई भी एआई टूल यूज़ किया, आपको एक बायस्ड एडवाइस मिल रही है, आपको नहीं पता, लेकिन एक वहाँ से पक्षपात हो रहा है, किसी को खास फायदा पहुंचाने के लिए ही आपको एडवाइस दी जा रही है। लीडिंग टू, जिससे क्या हो रहा है, कंसर्न्स, चिंताएं बढ़ रही हैं अबाउट द री यानी कि इंक्रीज हो रहा है किसका, डिस्क्रिमिनेटरी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस का। दोबारा से अगर बोलें कि री इंक्रीज होते जा रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं, डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि भेदभाव हो रहा है, अनजस्ट हो रहा है फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं उनमें। चलिए अब अजम्पशन देखते हैं। अजम्पशंस का मतलब समझ गए आप कि आपको अब प्रमाण नहीं है, आपके पास यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं है, और आपको लेकिन फिर भी आपने इसमें से क्या अंडरस्टैंड किया, क्या वो assumptions ये फॉलो करेंगी। तो पहले assumptions पढ़ते हैं कि द इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एकीकरण, यानी कि इनकॉर्पोरेशन या इंक्लूजन ऑफ एआई ड्रिवन फाइनेंशियल एडवाइजर्स में कंट्रीब्यूट टू रीइंफोर्सिंग बायस्ड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। कि जो एआई ड्रिवन फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके, इंक्रीज करने का फिर से अनफेयर प्रैक्टिसेस को। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे कही गई है, यही बहुत बड़ी चिंता का सबक है, सबक बन गया हुआ है कि जो एआई टूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बायस्ड एडवाइस कर रहे हैं, वो जो सलाह दे रहे हैं वो बायस्ड एडवाइस, पक्षपात कर रहे हैं वो। तो पहला बिल्कुल अजम्पशन यहाँ पे, बिल्कुल हमें यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल हमें यहाँ से इस स्टेटमेंट से पता चल गया कि ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एक्टिवली वर्किंग टू एलिमिनेट बायसेस इन एआई सिस्टम्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ पे लिखा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करने की, जो ये बाइसिस, जो ये पक्षपात हो रहा है या फिर भेदभाव हो रहा है एआई सिस्टम्स में जो यूज़ होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दी है, तो वही चीज़ है, लेकिन अंडरस्टैंड तो किया जा रहा है ना कि कंसर्न्स, यहाँ पे देखा लीडिंग टू कंसर्न्स में चिंताएं बढ़ा रही हैं, ये चीज़ें चिंताएं बढ़ा रही हैं, चिंताएं बढ़ानी है का मतलब ये है कि इन पे एक्शन भी हो रहा है। तो ये अंडरस्टैंड, ये इनडायरेक्ट वे में आपके यही इम्प्लिसिट हुआ कि इन चीज़ों से कि जरूर इनके ऊपर काम चल रहा है, तभी ये लिखा हुआ है कि लीडिंग टू कंसर्न्स अबाउट द रीइंफोर्समेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी फाइनेंशियल प्रैक्टिस, जिससे चिंताएं बढ़ रही हैं। चिंताएं बढ़ रही हैं इसका मतलब इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, एक्टिवली इस पे काम हो रहा है, यही यहाँ से इम्प्लिसिट हुआ, में अंडरस्टैंड हुआ। तो इसलिए ये भी अजम्पशन बिल्कुल फॉलो होगा, दूसरा अजम्पशन भी बिल्कुल फॉलो होगा। ये कोई समरी नहीं है, ना ही ये कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछा गया है, एक अजम्पशन पूछी गई है कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप क्या अजम्पशन करते हैं। तो हम ये बिल्कुल अजम्पशन करते हैं कि पहला तो इनके इंटीग्रेशन से, इनके इंक्लूजन से बायस चीज़ें प्रैक्टिसेस हो रही हैं, भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। और दूसरा हम ये इस स्टेटमेंट से करते हैं कि इन पे काम भी चल रहा है, एक्टिवली वर्किंग चल रही है, तभी ये चिंताएं, ये स्टडी निकल के आ रही हैं सामने। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ 1 and 2 इम्प्लिसिट, बोथ थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ये दोनों चीज़ें इम्प्लिसिट होके आ रही हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हमें पता चल रहा है ये चीज़ें कि ये अजम्पशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ चुके हैं। तो डायरेक्शन यहाँ पे भी पढ़ते हैं सबसे पहले कि इन द क्वेश्चन द स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय सम इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस का मतलब सेम होता है जो कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस आर सिनोनिम्स टू फाइनली, टू सम अप, मेन पॉइंट या एसेंस कहें। यू मस्ट कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, आपने स्टेटमेंट को ट्रू माना इवन इफ इट सीम्स टू बी वेरियंस फ्रॉम कॉमन नोन फैक्ट्स। वही सेम बात कि आपने इस स्टेटमेंट को ट्रू मानना है, जो कॉमन फैक्ट्स हैं बाजार में चल रहे हैं या आपके दिमाग में चल रहे हैं या जो भी सोसाइटी में चल रहे हैं, उनको आपने यहाँ पे दरकिनार करना है, उनको नहीं सोचना। जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी है सिर्फ उसी को यहाँ पे ट्रू मानना है। एंड देन डिसाइड विच इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, कि इसका क्या कंक्लूजन एंड में लिखेंगे। अगर एंड पॉइंट लिखना हो, एक कंक्लूजन लिखना हो, एक मेन पॉइंट लिखना हो, तो क्या लिखना एंड पे होएगा, वो ये तीन दिए हुए हैं, तो आपने चेक करना है कि कौन कौन से होंगे। तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल टूल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट,
एक इंटरनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है एजुकेशन का, वर्क, एंटरटेनमेंट एंड सोशलाइजेशन। हाउएवर, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट, हाउएवर क्या होता है कॉन्ट्राडिक्ट, कि अब आगे बात, यहाँ तक अभी एडवांटेज बता रहा था तो अब आगे बताएगा डिसएडवांटेज। इट आल्सो पोजेस, पोजेस यानी कि प्रोड्यूस या कॉजेज या फिर रीजन मैनी या क्रिएट मैनी रिस्क एंड चैलेंजेस फॉर यंग पीपल। तो ये रिस्क और चैलेंजेस भी अभी डिसएडवांटेज बता रहा है कि रिस्क और चैलेंजेस भी है यंग पीपल के लिए, जैसे कि सच है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या हुआ, किसी के भी बारे में नेगेटिव कमेंट करना, नेगेटिव पोस्ट डालना, तो वो सब कब किस में आता है, साइबर बुलिंग में, जो आजकल बहुत हो रहा है। ऑनलाइन प्रीडेटर्स, ऑनलाइन ठग जो कहें कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप क्या आपके बैंक से रिलेटेड वो आपसे छीनने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड एडिक्शन यानी कि लत होगी, ये सब होगी इसकी डिसएडवांटेज। पहले इसने एडवांटेज बताई और फिर उसके बाद डिसएडवांटेज बताई। उसके बाद कह रहा है सम एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट पेरेंट्स शुड मॉनिटर एंड लिमिट देयर चिल्ड्रंस इंटरनेट यूज़। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है, ये कहना है कि पेरेंट्स को निगरानी रखनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए, एक लिमिट देनी चाहिए, एक सीमित समय सीमा होनी चाहिए किसके लिए, चिल्ड्रन का इंटरनेट यूज़ के लिए। वाइल अदर्स, लेकिन कुछ जो बाकी हैं वो क्या, उनका क्या मानना है, क्लेम यानी कि उनका क्या मानना है यहाँ पे, कि डैट दिस वुड वायलेट देयर प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। इससे क्या होगा, उल्लंघन होगा, वायलेट का मतलब उल्लंघन होगा उनकी प्राइवेसी का और ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी कि इंडिपेंडेंस के, सॉवरेनिटी के, फ्रीडम के, तो इस ये उनका उल्लंघन भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जेनिफर गार्नियर ए फेमस एक्ट्रेस। जेनिफर गार्नियर, गार्नर एक फेमस एक्ट्रेस है, मदर है 3 बच्चों की। हैज़ रिवील्ड, डेट, रिवील्ड का मतलब क्या हुआ, डिस्क्लोज करना, उन्होंने कोई बात कही है, कुछ एक प्रकाश डाला है किसी चीज़ पे। डैट शी यूजेज एन ऐप, वो एक ऐप यूज़ करती हैं टू ट्रैक हर किड्स ऑनलाइन एक्टिविटी, अपने किड्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, एंड रिस्ट्रिक्ट देयर स्क्रीन टाइम, और उनके स्क्रीन टाइम को भी रोकने के लिए एक ऐप का यूज़ करती हैं वो। तो ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन्स, यहाँ हमें क्या क्या कंक्लूजन्स दिए हैं। जब इन्फ्रेंसेस आएगा, सेम इन्फ्रेंस एज कंक्लूजन, बिल्कुल सेम मतलब होता है उनका, कोई भी अलग मतलब नहीं होता। इन्फ्रेंस का मतलब कुछ अलग नहीं होता, कंक्लूजन का मतलब कुछ अलग नहीं होता, ये बोथ आर सिनोनिम्स। तो मतलब हमसे मेन पॉइंट पूछ रहा है कि एंड में, अब इनका एंड में क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट, जेनिफर गार्नियर इज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हु केयर्स अबाउट हर चिल्ड्रंस वेलबींग एंड सेफ्टी। बिल्कुल, अब आप देखिए इस फुल स्टॉप के बाद ये पॉइंट आएगा तो क्या कुछ गलत हो जाएगा, ये मेन पॉइंट नहीं बन के आएगा कि जी भाई हाँ भाई जेनिफर गार्नियर एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है जो केयर करती हैं अपने चिल्ड्रन के बारे में, वेलबींग और सेफ्टी के बारे में। बिल्कुल सही है, तो ये पहला जो इन्फ्रेंस है, जो पहला कंक्लूजन है, बिल्कुल फॉलो करेगा। दूसरा, पेरेंट्स हैव द राइट टू इंटरफेयर विद देयर चिल्ड्रंस इंटरनेट यूज एज दे फिट। ये बिल्कुल नहीं लिखा है यहाँ पे, फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा इस पॉइंट पे कि वाइल सम अदर्स क्लेम दैट दिस वुड वायलेट देयर प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। एंड में अगर लिख दिया है कि पेरेंट्स को राइट है इंटरफेयर करने के लिए, जबकि कुछ कह रहे हैं कि कुछ क्लेम कर रहे हैं कि ये एक उल्लंघन है उनकी प्राइवेसी और फ्रीडम का या सॉवरेनिटी का, तो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे एंड पे हम इसको नहीं लिख सकते, ये कंक्लूजन इसका नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया था, इंटरनेट इज अ डेंजरस प्लेस फॉर चिल्ड्रन एंड दे नीड कांस्टेंट सुपरविजन एंड गाइडेंस। तो पहला पॉइंट में सबसे पहले उसने एडवांटेजें ही दी हैं कि इंडिस्पेंसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल एजुकेशन, वर्क, एंटरटेनमेंट एंड सोशलाइजेशन के लिए। तो फिर एंड पॉइंट में ये कैसे लिख सकता है कि एक डेंजरस प्लेस है फॉर चिल्ड्रन एंड दे नीड कांस्टेंट सुपरविजन एंड गाइडेंस, ठीक है। डेंजरस प्लेस लिख दिया इसने, ये बिल्कुल भी यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा इस पॉइंट से। ये एंड पे मेन पॉइंट, अब कि कहना क्या चाहते हो, ये थोड़ी कहना चाहते हो आप अगर इस पूरे स्टेटमेंट से कि इंटरनेट एक बहुत डेंजरस प्लेस है और इसके लिए हमें कांस्टेंट सुपरविजन और गाइडेंस चाहिए। तो डेंजरस प्लेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे ये दोनों सेकंड और थर्ड इन्फ्रेंस बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। ओनली वन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होएगा, ऑप्शन ओनली वन, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इसकी डायरेक्शंस पढ़ते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए यहाँ पे 1 and 2। दी स्टेटमेंट्स मे बी आइदर इंडिपेंडेंट कॉजेज और मे बी इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज और ए कॉमन कॉज। कह रहा है ये स्टेटमेंट्स जो हैं
या फिर क्या हो सकती हैं, आइदर इंडिपेंडेंट कॉजेज हो सकती हैं। कॉजेज का मतलब क्या होता है, रीजन, कारण, या फिर ये इंडिपेंडेंट एक कारण हो सकते हैं, और मे बी इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, या किसी कारण के ये प्रभाव हो सकते हैं। इफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, प्रभाव, या फिर इफेक्ट्स का मतलब असर, प्रभाव यही कहेंगे कि ये इफेक्ट्स हैं, ये प्रभाव हैं किसी रीजन के, किसी मोटिव के। तो या फिर और एक कॉमन काज, कॉमन क्या हुआ, सामान्य, तो सामान्य या फिर ये सामान्य, दोनों ही सामान्य किसी कारण हो सकते हैं। ये तीन चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ये स्टेटमेंट्स के बारे में कहा गया है। उसके बाद वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स में बी द इफेक्ट ऑफ द अदर स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट दूसरे का इफेक्ट भी हो सकती है, यानी कि कोई अगर कारण हो सकता है तो वो उस चीज़ का प्रभाव भी हो सकती है दूसरी स्टेटमेंट। Read both the statements and decide which of the following answer choice correctly depicts the relationship between those two statements. इन ऑप्शंस के हिसाब से बताइए जो हमने यहाँ, इन्होंने यहाँ रिलेशन बनाए हैं, 1 2 3 4 5 ऑप्शन में, कौन सा इसमें से सही फिट बैठता है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रीसेंट लॉ चेंजेस, जो अभी अभी रिसेंटली कह रहा है कि अभी लॉ चेंजेस हुए हैं इंडिया में, हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मदर्स नेम टू बी यूज्ड एज लेजिटिमेट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर ऑन ए वैरायटी ऑफ पेपर्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट एंड पैन कार्ड्स। मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी मदर्स का नेम भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक नया लॉ निकल के आया है। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट 1। दूसरी स्टेटमेंट, देयर आर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस दैट इंडिया इज सिग्नेटरी टू, मतलब कि बहुत सारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज, यानी कि संधि कहें, एग्रीमेंट, डील कहें, ट्रीटीज को, और कन्वेंशंस हुई, जैसे कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंडिया ने साइन किया कि विच अपहोल्ड जेंडर इक्वालिटी, वो जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देगा अपने देश में। ये इंडिया ने साइन किया। अब आप देखिए, इंडिया ने ये साइन किया तभी तो उसके बाद कोई लॉ निकलेगा, पहले लॉ निकल के फिर थोड़ी इंडिया साइन करेगा। कि पहले आपने बोलेंगे कि आपने पेपर क्लियर कर लिया और उसके बाद आपके अंदर जज्बा आया कि कोई पेपर निकालने का, ऐसा तो नहीं होता। पहले आपके अंदर जज्बा आएगा तो फिर उसके बाद रिजल्ट आया कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें नंबर इतने आए और आप पास हो गए, तो वो चीज़ आपका इफेक्ट हुआ। तो जज्बा जो हुआ वो आपका पहले कॉज हुआ। तो यहाँ पे वही है कि जज्बा कहाँ से मिला इंडिया को, जो उन्होंने साइन किया था, जो उन्होंने साइन किया था एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रीटी में जाके या किसी कन्वेंशन में कि हम जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाएंगे, तो उसी का रिजल्ट निकल के आया। ये मोटिव था उनके लिए, और इफेक्ट क्या निकल के आया, प्रभाव क्या निकल के आया, कि उन्होंने एक लॉ लाया जिसमें उन्होंने कहा कि मदर नेम भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 कॉज हो गया, और स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन देख के फिर लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा देखिए स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, इसमें भी सबसे पहले स्टेटमेंट हमें दी हुई है यहाँ पे कि द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया इंप्लीमेंट करने के लिए कि न्यू पॉलिसी इन द अपकमिंग, यानी कि आने वाले एकेडमिक सेशन में, दैट मैंडेट्स, मैंडेट्स मीन्स ऑर्डर करना, इंस्ट्रक्ट करना या डायरेक्ट करना, ऑल स्टूडेंट्स को, या कमांड करना और स्टूडेंट्स को, रिन्यू, रिन्यू यानी कि टू डू सम, टू स्टार्ट अगेन, तो रिन्यू करना दोबारा से स्टार्ट कीजिए देयर बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड्स एवरी 6 मंथ्स, हर 6 मंथ्स में उसको रिन्यू कराइए, विच रिक्वायर्स, इसमें क्या चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए स्टूडेंट्स की। दिस वॉज डन ड्यू टू लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज बाई एलुमनी, जो पूर्व छात्र हैं वो कम यूज़ कर पा रहे हैं रिसोर्सेज का, इसके लिए उन्होंने जो है क्या है दोबारा से ये एक सिस्टम लाया है कि आप 6 6 महीने बाद अपना जो बायोमेट्रिक कार्ड है वो दोबारा से बनाइए फिजिकली प्रेजेंट होके। चलिए, अब इसका वट इफेक्ट विल दिस पॉलिसी हैव, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, वो यहाँ पे पूछ रहा है। पॉसिबल इफेक्ट्स, पॉसिबल इफेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, पॉसिबल यानी कि संभावित प्रभाव, यहाँ पे सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो इस इसलिए एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ते हैं। पॉलिसी विल हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बोथ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एंगेजमेंट, एज इट विल, ये मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को टू क्लास अटेंड करना रेगुलरली, इंटरेक्ट करना अपने पीयर्स, यानी कि अपने जो साथ एज वाले ग्रुप के, जस्ट उनके जो साथ में पढ़ने वाले हैं वो, और इंस्ट्रक्टर्स जो उनको पढ़ाते हैं, टेक द बेनिफिट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का बेनिफिट
ले सके। तो ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल है, ये सही चीज़ है, ये पॉजिटिव इफेक्ट होएगा ही। जब कोई आएगा तो वो बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ करा के चला जाएगा, उसको रुकना पड़ेगा पूरा दिन वहाँ पे। जो भी अटेंडेंस जो होगी सुबह से लेकर शाम तक जो है वहाँ पे अपनी अटेंडेंस देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल होंगी, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी इसकी है। तो इसलिए हम इसको टिक मारते हैं। तो दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। द पॉलिसी विल हैव एन एक्टिव इफेक्ट ऑन बोथ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एंगेजमेंट एज इट विल क्रिएट एन अननेसेसरी बर्डन एंड हैसल फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली दोस्त हु लिव फार अवे और हैव अदर कमिटमेंट्स। अब सिर्फ यहाँ तक स्टेटमेंट्स होती तो हम कहते हैं कि इतना भी ऐसा क्या हो गया कि ये इतना बड़ा बर्डन पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है स्पेशली दोस्त हु लिव फार अवे और हैव अदर कमिटमेंट्स। अब जिन जो दूर से आते हैं उनके लिए तो बर्डन है ही है, उनके लिए तो फिर मुश्किल है ही है कि स्पेशल उनको, अब कोई दूर है तो उसको जाना पड़ेगा अपने आईडी कार्ड बनाने के लिए। तो इसलिए इसको भी हम क्या मानेंगे, एक पॉसिबल इफेक्ट। तो पॉजिटिव इफेक्ट भी है इसका और नेगेटिव इफेक्ट भी है, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए डायरेक्शन इसकी भी पढ़ते हैं। सबसे पहले, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर इज ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 कोर्सेज ऑफ एक्शन। एक स्टेटमेंट है और उसके बाद क्या है, 4 कोर्सेज ऑफ एक्शन। कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस डील करना किसी भी सिचुएशन के साथ, तो बोलते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन। किसी भी समस्या या किसी भी परेशानी के साथ उसके आगे हम कैसे उसको डील करेंगे, उसका जो प्रोसेस, उसको रूट को, उसको हम कहेंगे कोर्सेज ऑफ एक्शन। So on the basis of the situation given, you have to decide which of the suggested courses of action logically follows for pursuing। इसके बेसिस पे जो हमें स्टेटमेंट दिया है, क्या आगे रूट फॉलो होने चाहिए, कि क्या एक्शन उस पर लिया जाए उस समस्या को डील करने के लिए। तो चलिए समस्या को पढ़ते हैं, डील को इसको पढ़ते हैं कि क्या हमें यहाँ पे दी हुई है स्टेटमेंट। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। जो वाटर बॉर्न डिजीज है यानी कि पानी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। वाटर बॉर्न डिजीज यानी कि कंटामिनेटेड वाटर, जब पानी गंदा हो जाए उससे जो डिजीज़ होती हैं जैसे कॉलरा, टाइफाइड, इन सब डिजीज़, ये इस तरह की डिजीज़ बढ़ गई होंगी। कौन से एरिया में, एरिया डब्ल्यू ऑफ द कंट्री एच, बिकॉज द पीपल ऑफ दैट एरिया आर यूजिंग टैप वाटर विदाउट एनी फिल्ट्रेशन। क्यों यहाँ हो रही हैं ये बीमारियाँ, क्यों यहाँ के जो लोग हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं बिना किसी फिल्ट्रेशन के, यानी कि उसको बिना साफ़ किए, बिना रेक्टिफाई किए, बिना उसको प्यूरीफाई किए उस पानी को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटरबॉर्न डिजीज़ वहाँ पे हो रही है। तो क्या कोर्सेज ऑफ एक्शन होना चाहिए, पहला यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है, द सप्लाई ऑफ वाटर इन एरिया डब्ल्यू शुड बी रिड्यूस। पानी ही कम कर दो। क्या पानी कम करना समस्या का हल है? बिल्कुल भी नहीं है। पानी की डिमांड तो है ही है, लेकिन वहाँ पे ख़राब जो पानी यूज़ हो रहा है वो सही नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं एक्शन हो सकता कि वहाँ पे पानी ही हम कम कर दें। दूसरा, टू सेव फ्रॉम वाटरबॉर्न डिजीज़ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी अरेंज्ड सो दैट पीपल कैन बी अवेयर ऑफ यूजिंग क्लीन वाटर। अगर लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस जगाई जाए कि पानी को साफ़ किया जाए या बॉयल करके यूज़ किया जाए, या जो भी आर ओ, एक्वागार्ड, जिस तरह से भी यूज़ करके आप उस पानी को साफ़ करके यूज़ करें, तो उससे ये डिजीज़ कम हो सकती है। तो असली ये जो सही एक्शन है सही मायने में वो यही हो सकता है कि जागरूकता फैलाई जाए लोगों के बीच साफ़ पानी यूज़ करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली 2 फॉलोज। तो दूसरा एक्शन ही हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, पहला बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। तो इफ़ ओनली 2 फॉलो, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्ट्रेंथन और वीकन द अबव स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है स्ट्रेंथन द और वीकन द अबव स्टेटमेंट। स्ट्रेंथन का मतलब जो हमें स्टेटमेंट दिया है जो, और यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट्स के दिए हुए हैं आगे ऑप्शन में, ये चीज़ें उनको, स्ट्रेंथन का मतलब होता है एड्स क्रेडिबिलिटी टू द सिचुएशन, वो क्रेडिबिलिटी ऐड करे। अब क्रेडिबिलिटी कैसे ऐड करेगा, जैसे कोई डिटेल के बारे में बताए, कोई इन्फॉर्मेशन दे, कोई एग्जाम्पल यूज़ करे, कोई फैक्ट बताए, कोई एग्जाम्पल या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि मैं कहूँ कि एक्सरसाइज इज़ यूज टू लूज वेट, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसका एक स्टेटमेंट ये निकल के आई कि एक्सरसाइज करने से जो है बहुत ही अच्छा होता है। एक फलाना स्टडी में बताया गया कि रोज़ इतनी एक्सरसाइज करने से, इतना दौड़ने से, ये करने से, वो करने से वेट जो है कम हो जाता है। ये क्या हो गया, ये स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कर रही है स्टेटमेंट को, क्योंकि एग्जांपल्स बता रही है, किसी का ओपिनियन बता रहे हैं, कोई किसी रिसर्च की रिवील कर रहे हैं उस स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेंथन करना। वीकन का मतलब क्या हो गया कि अगर एक पॉइंट ये बोला जाए कि सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, आपको डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, बिना डाइट के आप सिर्फ एक्सरसाइज करने से अपना वेट लूज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन होगी, एक लॉजिकल फ्लॉ हो गया कि एक डाउट एक बन के आया कि ये चीज़ भी हो सकती है, तो उसको कहते हैं वीकन द स्टेटमेंट। वीकन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी आर्गूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दें उसको वीकन करने के लिए। वीकन डजेंट मीन यू शुड हैव टू डिस्ट्रॉय द आर्गूमेंट। डिस्ट्रॉय करना मकसद नहीं होता। वीकन का मतलब होता है उस एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन मिल देना, या फिर कोई एक लॉजिकल फ्लॉ बताना उस स्टेटमेंट के बारे में जो एक डाउट पैदा करे, इसको बोलते हैं वीकन करना स्टेटमेंट को। और स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी ऐड करना, मतलब एक ट्रस्ट बढ़ाने के लिए एक और चीज़ें उसमें ऐड करना, जैसे कि कोई एग्जांपल ऐड होगी, कोई डिटेल ऐड हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन ऐड हो गया, जिससे वो और ठोस हो जाए कि ये चीज़ जो है बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये मतलब होता है स्ट्रेंथ का, और ये मतलब होता है वीकन का। तो चलिए आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। टू मैनेज द हैवी वर्कलोड, हैवी वर्कलोड को मैनेज करने के लिए वर्कर्स ऑफ कंपनी एक्स, जो वर्कर्स हैं कंपनी एक्स के, वो डिमांड कर रहे हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स। मतलब काम बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं कि लोगों को बढ़ाया जाए। वर्कर्स की डिमांड है कि वर्कर्स को बढ़ाया जाए। द वर्कर्स हैव आल्सो थ्रेटन द कंपनी टू गो ऑन स्ट्राइक, उन्होंने एक तरह से थ्रेटन, ये धमकी कह लीजिए या वार्निंग कह लीजिए, अल्टीमेटम कह लीजिए, टू गो ऑन स्ट्राइक इफ द डिमांड, अगर उनकी डिमांड फुलफिल नहीं की गई कंपनी के द्वारा। तो ये हमें स्टेटमेंट दिया है। तो पहली हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या दिया है इससे रिलेटेड। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू द हैवी वर्कलोड, लास्ट फ्यू ईयर से हैवी वर्कलोड की वजह से वर्कर्स हैव बीन वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, वर्कर जो है एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, एंड डिड नॉट टेक एनी लीव, उन्होंने कोई भी लीव नहीं ली। ये क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, एक डिटेल ऐड हुई, एक एग्जांपल नहीं कहेंगे इसको, एक फैक्ट ऐड हुआ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, जो क्या कर रही है, इस स्टेटमेंट को क्या कर रही है, क्रेडिबिलिटी दे रही है। क्रेडिबिलिटी दे रही है ना इसको, कि इतने सालों से काफ़ी कुछ पिछले सालों से इतना काम था कि वर्कर एक तो एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, दूसरा उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो ये क्रेडिबिलिटी ऐड कर रही है, मतलब ये स्टेटमेंट स्ट्रेंथ कर रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथनिंग द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को क्या कर रही है, उसके क्रेडिबिलिटी को बढ़ा रही है, तो इसको हम करेंगे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए। इन द लास्ट 6 months द वर्कर्स ऑफ कंपनी एक्स हैव रिपीटेडली टेकन रेस्ट इन बिटवीन द वर्क, दस द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड। ये क्या स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आखिरी 6 महीने से जो वर्कर्स हैं कंपनी एस के, वो बहुत सारी रेस्ट ले रहे हैं, बार बार रेस्ट ले रहे हैं काम के बीच में, जिसकी वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा। अब आप मुझे बताइए, काम पूरा होने की ज़्यादा टेंशन वर्करों को होगी या उनके प्रोडक्शन वालों को, कंपनी के मैनेजर को होगी? क्या वर्कर ज़्यादा उसकी स्ट्रेस लेंगे कि काम पूरा नहीं हो रहा? वर्कर अगर इतनी रेस्ट ले रहे हैं तो वो क्यों मांगेंगे? अगर वर्कर अपने काम में मज़े से इतना रिपीटेडली बार बार रेस्ट लेके काम कर रहे हैं, वो क्यों डिमांड करेंगे कि हमें और वर्कर दो, नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे? वो ज़्यादा मसला क्यों क्रिएट करेंगे, वो इतनी क्यों टेंशन क्रिएट करेंगे? वो तो आराम से काम करते रहेंगे। इसलिए ये चीज़ बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं कर रही उसको, ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, इसको क्या कहेंगे, वीक। ये क्या होएगी, ये वीक आर्गूमेंट है, ये बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं कर रहा है कि वर्कर्स को क्या पड़ी, अगर वो इतने मज़े में अपनी नौकरी चला रहे हैं कि रेस्ट भी कर रहे हैं 6 महीने से, और काम का उनको क्यों इतनी टेंशन होगी? काम की टेंशन ज़्यादा मैनेजमेंट को होगी या वर्कर्स को होगी? तो इसलिए ये बिल्कुल वीक आर्गूमेंट है। वो क्यों कहेंगे कि वर्कर्स को बढ़ाया जाए?
ऐसे केस में। तो ये बिल्कुल वीक, एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है ये, इसका उससे उसको ये बिल्कुल भी क्रेडिबिलिटी नहीं दे रही। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज वीक, फर्स्ट सॉरी इज स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड इज वीक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूंगा कि ये लिखा हुआ है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विल वीकन द आर्गुमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इस आर्गुमेंट को वीक करेगी? वीक का मतलब, एक बार दोबारा आपसे कहूंगा कि वीकन का आर्गुमेंट, वीकन दी आर्गुमेंट का मतलब है कौन सी स्टेटमेंट एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देगी जो इस चीज़ को, या फिर एक लॉजिकल फ्लॉ देगी जो डाउट क्रिएट करेगा इस आर्गुमेंट पे। वीकन का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करना है स्टेट आर्गुमेंट को। वीकन का मतलब होता है कि जो कि एक ऐसा तथ्य, एक नया तथ्य जो कि इस चीज़ को कमज़ोर साबित करे, यानी कि एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, एक लॉजिकल फ्लॉ that create doubt, and this shows that it is the weakens the argument। तो चलिए अब आर्गुमेंट को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आर्गुमेंट? अवर ग्लोबल सिविलाइजेशन, वैश्विक सभ्यता की बात हो रही है। एक सोसाइटी जिसमें जिसको टॉलरेंट हो, एक सोसाइटी जिसमें साइंटिफिक और रैशनल हो, इज सेट टू बी एनहांस्ड बाय वैरायटी। एनहांस मतलब वो बढ़ावा किससे मिलता है उसको? वैरायटी से। वैरायटी यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हमारा भारत देश जो इंडिया है, पूरी दुनिया में किस लिए मशहूर है? अपने डाइवर्स कल्चर की वजह से। यहाँ पे अलग अलग तरह की जातियाँ, अलग अलग तरह की प्रजातियाँ, अलग तरह के धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, कितनी यहाँ पे अलग अलग विभिन्न प्रकार की कल्चर्स हैं जो सब इकट्ठे होकर रहते हैं। उसी को मिला के ग्लोबल यहाँ पे पूरा सिविलाइजेशन को एक एग्जाम्पल बनता है। तो आगे लेकिन लिखा हुआ है कि दुख की बात है, डिस्पाइट रिसेंट बायोलॉजिकल एविडेंस दैट हैज़ कैटेगोरिकली रिफ्यूटेड सच व्यूज़। लेकिन कुछ बायोलॉजिकल एविडेंस यहाँ पे किसी ने पेश किए गए हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों को नकारा गया है। बायोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या हुआ? एक बायोलॉजिकल एविडेंस होता है जैसे हेयर, नेल, जिससे किसी का भी डीएनए या कुछ चेक किया जाए बायोलॉजिकली, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस। ये शो करके यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे भेदभाव है, मतलब यहाँ पे जो इक्वालिटी है उसको कहा जा रहा है कि यहाँ पे भेदभाव होता है। इस बायोलॉजिकल एविडेंस को शो करके बताया जा रहा है। कोई एग्जाम्पल नहीं दी यहाँ पे, कोई फैक्ट नहीं दिया हुआ या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस बताया जा रहा है कि दुख की बात है कि आजकल बायोलॉजिकल एविडेंस को यूज़ करके इन चीज़ों को नकारा जा रहा है। थ्योरीज ऑफ रेशियल प्रीजुडाइस। रेशियल प्रीजुडाइस का मतलब क्या हुआ? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रजाति का भेदभाव, वर्ण का भेदभाव या फिर जाति का भेदभाव। प्रीजुडाइस का मतलब हुआ अनजस्ट, अनफेयर या डिस्क्रिमिनेशन कहें। कॉन्टिन्यू टू बी स्प्रेड, ये बढ़ता जा रहा है और ये अब क्या बन चुकी है? रियलिटी बन चुकी है। न्यूमरस पीपल सफर्ड अनइमेजिनेबल पेन। बहुत सारे लोग इसकी वजह से जो है पेन फेस कर रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ स्लेवरी, स्लेव ट्रेड, इम्परलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो मतलब पूर्ण रूप से कहा जाए इसके बारे में, आर्गुमेंट के बारे में, यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। तो अब चलते हैं, अब आर्गुमेंट जो जितने भी हैं सब नीचे वाले पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा इसको वीकन करेगा। पहला आर्गुमेंट, मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम द वीकर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी नाउ हैव वॉइस एंड एम्पावरमेंट थैंक्स टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ अवर डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी। ये आर्गुमेंट देखिए, ये एक पॉजिटिव नोट पे बात कर रहा है। ये ऊपर वाले जो आर्गुमेंट है उस पर ना ही इसको स्ट्रेंथ कर रहा है ना ही इसको वीक कर रहा है, एक पॉजिटिव नोट पे बोल रहा है कि जो मिलियंस ऑफ पीपल वीकर सेगमेंट सोसाइटी के हैं वो अब उनके पास वॉइस है, एम्पावरमेंट है, थैंक्स किया जाए इंस्टीट्यूशन ऑफ और डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड ग्रोथ ऑफ लिटरेसी पे। तो ये बिल्कुल भी वीकन तो नहीं कर रहा है उसको, ठीक है, ये बिल्कुल भी वीकन नहीं कर रहा है, उल्टा एक पॉजिटिव नोट पे कोई बात कर रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, इन कंपैरिजन टू द मैनी एडवांटेजेस ऑफ वन पर्सन इंजॉयज, पीपल फ्रॉम वेरियस रेशियल एंड एथनिक ओरिजिन्स मे इंजॉय प्रिविलेजेस।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम कंपेयर करें रेशियल और एथनिक ओरिजिन्स के लोगों को, यानी कि जो सोशल ट्राइब्स हैं, अलग अलग जो ट्राइब्स एथनिक ओरिजिन्स वाले लोग हैं, उनके साथ अगर हम एक पर्सन की को कंपेयर करें तो वो ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, उनके पास ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, सहूलतें हैं। यहाँ पे वो ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वन पर्सन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इंडिया के सिस्टम्स के हिसाब से कहूँ कि जैसे रिजर्वेशन की बात होती है कि ट्राइबल्स को बहुत सारी रिजर्वेशन मिल रही है, कोटा बढ़ते जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे वही बात की गई है एक तरह से देखा जाए कि जो रेशियल एथनिक ओरिजिन्स हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस, वो बहुत सारे इंजॉय करते हैं प्रिविलेजेस, अगर हम कंपेयर करें एक एक पर्सन की, नॉर्मल जो पर्सन यहाँ पे रह रहा है। तो ये देखिए, ऊपर भी तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी, और ये उन्हीं रेशियल के बारे में एक नया तथ्य निकल के आ रहा है, एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक लॉजिकल फ्लॉ दे रहा है, ताकि एक डाउट क्रिएट हो। देखिए, एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि जी जी भाई बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, उनको तो बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही हैं। तो इसका मतलब ये एक वीकन कर रहा है उस आर्गूमेंट को, कि जो आर्गूमेंट कह रहा है कि अनइमेजिनेबल पेन सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारा मुश्किल हो रही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उनकी एंजॉयमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये उस आर्गूमेंट को, ऊपर वाले को वीक कर रहा है। इस मीन्स दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं, आगे तीन स्टेटमेंट्स को भी जानते हैं कि वो इस स्टेटमेंट्स के आर्गूमेंट्स को किस तरह से, उनका यहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहा है। A national committee should be established and they should be encouraged by the general support of the legal protections against discrimination in the constitution and other laws। ये कोर्स ऑफ एक्शन की तरह बात हो रही है, मतलब ये भी स्ट्रेंथनिंग कर रहा है उस आर्गूमेंट को कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, कमेटी सेटअप होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्ट्रेंथन कर रहा है, ना कि उसको वीकन कर रहा है। अगला, द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैव मेड द ग्लोब ए मोर इंटरकनेक्टेड प्लेस, हाउएवर some people are using this technical advancement to foment racial imposity। अब यहाँ पे देखिए, ये बात कर रहा है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ग्लोब को इंटरकनेक्टेड प्लेस बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन पहले ही बात हो रही है कि ग्लोबल सिविलाइजेशन से ही एक बढ़ावा देती है वैरायटी को, ये बढ़ावा ही वैरायटी को देती है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन को ये आगे ही बढ़ावा दे रही है कि लोग आगे ही मिलजुल के रह रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जो इंटरकनेक्टेड प्लेस बनाई है उससे, लेकिन ये आगे कॉन्ट्रडिक्ट कह रहा है, हाउएवर सम पीपल यूजिंग दिस टेक्निकल एडवांसमेंट। क्या ये बायोलॉजिकल एडवांसमेंट एविडेंस जो है टेक्निकल एडवांसमेंट है? ये बिल्कुल भी, ये तो बायोलॉजिकल एडवांसमेंट इसको नकार रही है, और ये टेक्निकल एडवांसमेंट की बात कर रहा है कि वहाँ से फॉर्मेट किया जा रहा है। फॉर्मेट का मतलब होता है इंसाइट करना, प्रोवोक करना। तो यहाँ प्रोवोक की भी कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ बात हो रही है कि उनको अनइमेजिनेबल पेन वो सफ़र कर रहे हैं, ये एक रियलिटी बन चुकी है। तो यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है कि यहाँ पे उनको इंसाइट किया जा रहा है, इसका मतलब ये भी और एक अलग दिशा में बात जा रही है, उस पर बिल्कुल नहीं आ रही है, ना ही उसको स्ट्रेंथ कर रही है, ना ही उसको वीकन कर रही है। उसके बाद, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क टू एड्रेस वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब ये देखिए, ये भी स्ट्रेंथ कर रही है उस आर्गूमेंट को कि हाँ भाई, गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क इस डिस्क्रिमिनेशन को, ये उसको कमज़ोर नहीं कर रही है, और उल्टा और बढ़ावा दे रही है कि बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसलिए ये भी वीकन द आर्गूमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, ये भी एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ को इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेंट फॉलो बाय टू अजम्पशन। दो अजम्पशंस दी हैं, दो धारणाएं दी हैं। ये दोनों धारणाएं हैं, ये नहीं समझा जाए कि ये अजम्पशन ही नहीं है। पहले तो कुछ तो ये समझते हैं कि ये अजम्पशन ही नहीं है, हमें अजम्पशन ढूंढनी है। आपने अजम्पशन नहीं ढूंढनी, अजम्पशन उसने आपको दी हुई है क्वेश्चन में। यहाँ पे ये दोनों धारणाएं हैं। अब हमें पता करना है कि ये क्या, ये धारणाएं इम्प्लिसिट है कि नहीं। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये अंडरस्टैंड कर पा रही हैं, उस चीज़ को फॉलो कर पा रही हैं जो हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं। धारणाएं तो दी हैं यहाँ पे, लेकिन हमने चेक करना है विच ऑफ द अजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट, जो हम अंडरस्टैंड कर पाए स्टेटमेंट से। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर उसने बोला किसी नॉर्मल इंसान को कि आगे से ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये तो हो गया एक्सप्लिसिट बात।
लेकिन अगर उसने इस तरह से बोला कि मास्टर जी समझ गए ना, तो मास्टर जी ने बोला जी हाँ समझ गया। अनुपम खेर कभी कभी बोलता है ना पुरानी फिल्मों में, सनी देओल वाली, जी हाँ समझ गया। तो उस वैसे ही ये बात है, इम्प्लिसिट तरीके से जो समझ गया बात, वो क्या बात थी, वो बात यहाँ पे स्टेटमेंट में दी गई है। तो हमें धारणा चेक करनी है कि वो जो समझा चीज़, जो धारणा समझा, वो एक्चुअली में है क्या है। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है, इम्प्लिसिट हमें वहाँ पे विदाउट डायरेक्टली सेइंग हमें अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ यहाँ पे क्या बोली गई है। तो धारणाएं तो ये दोनों हैं, क्योंकि अजम्पशन लिखा है यहाँ पे और दोनों अजम्पशंस हैं, लेकिन क्या ये अजम्पशंस इसके लिए हैं, ये धारणाएं इनके लिए हैं जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक पॉपुलर फूड ब्लॉगर है, नोन फॉर हर इंस्टाग्राम अकाउंट, क्या नाम है उसका, टेस्टी बाइट्स एक्सप्लोरर, ये उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है। वाज रिसेंटली हरास्ड बाय ए मैन, हरासमेंट हुई उसके साथ, हरासमेंट यानी कि उत्पीड़न कहें या परेशान किया गया उसको, इन ए बिजी मार्केट प्लेस इन मुंबई, मुंबई एक बिजी मार्केट प्लेस पे। द इंटायर इंसिडेंट वॉज कैप्चर्ड ऑन हर इंस्टाग्राम लाइव, जो इंटायर इंसिडेंट था वो एक लेडी थी, जो पूरा का पूरा इंसिडेंट था। अब वो इंस्टाग्रामर है तो फ़ोन तो होगा ही, और लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होगी, स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होगी, तो वही हो रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होगी वो, और ये बीच में आके उसको क्या करने लगा, हरास करने लगा। एंड क्विकली गेन अटेंशन, और वो जो जब वो बाद में लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड की होगी इंटरनेट पे, तो वो उसमें क्या होगा, बहुत सारे वायरल होगी, व्यू उसमें बहुत सारे आ गए, अटेंशन, बहुत सारे लोगों ने उस पर अपना जो है अपना व्यक्तिगत जो भी होगा कमेंट वहाँ पे दिया होगा। इन द वीडियो द मैन ट्राइज टू स्ट्राइक, अब वीडियो में अगर हम वीडियो की बात करें, द मैन ट्राइज टू स्ट्राइक अप ए कन्वर्सेशन विद द ब्लॉगर, मैन क्या कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है ब्लॉगर के साथ, आस्किंग इफ शी वुड लाइक टू ज्वाइन हिम और फॉर कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी पे ज्वाइन करने के लिए बार बार फोर्सफुली, कहें यहाँ पे स्ट्राइक अप का मतलब यही हुआ, कन्वर्सेशन मतलब कि वो फोर्सफुली बार बार कोशिश कर रहा है कॉफ़ी उसके पीने के लिए उसके साथ। However, लेकिन his seemingly harmless approach turns uncomfortable as he makes inappropriate remarks about the blogger's appearance. लेकिन हुआ क्या, बार बार उसकी जो अप्रोच थी, स्टार्टिंग में तो हार्मलेस अप्रोच थी, लेकिन वो आस्ता आस्ता जब उसकी ईगो हर्ट होगी कि लेडी आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है कॉफ़ी में जाने के लिए, कोई उसको जो उसको आंसर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी ईगो हर्ट होगी, और वो अब क्या हो गया, कहीं की बदतमीजी पे उतर आया, अनकंफर्टेबल अब होने लगा, उसकी ये जो बिहेवियर था, इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स देने लगा वो। लेकिन और वो कहाँ तक पहुँच गया कि जो लेडी थी उसके अपेयरेंस पे, माने कि उसकी लुक्स पे इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स देने लगा। जैसे कि अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँगी, जैसे अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे लगने लगे, वही बात होगी ना, कि अब वो उस पर कुछ गलत टिप्पणियाँ करने लगे उसकी अपेयरेंस पे, उसकी लुक्स पे, वही होने लगा अब आगे। डिस्पाइट हर अटेम्प्ट्स टू इग्नोर हिम, लेकिन उसने बहुत कोशिश की उसको इग्नोर करने की। द मैन परसिस्ट्स इन फॉलोइंग हर एंड मेक ल्यूड कमेंट्स, अब आदमी ने भी अपनी हदें पार कर ली, वो भी अब जो ज़्यादा बदतमीजी पे उतर आया, मैन एक तो उसको फॉलो करने लग गया, और उसके बाद मेकिंग लुइड कमेंट्स, लुइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वल्गर, डटी, ऑब्सीन या सेक्सुअली कहें ऑफेंसिव रिमार्क्स, वो अब उसके पब्लिक में जो नहीं बोलने चाहिए या कहीं पे भी नहीं बोलने चाहिए, वो पब्लिक में उसको कमेंट्स करने लग गया। तो ये इस स्टेटमेंट की हमने पढ़ी। अब आगे चलते हैं, धारणाएं जो एजम्पशन लिखी हैं दोनों के, कौन सी एजम्पशन इम्प्लिसिट है जो इसको फॉलो करेगी। पहली, द बिहेवियर ऑफ द मैन नॉट ओनली वायलेटेड द ब्लॉगर्स राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी बट आल्सो हाईलाइटेड द ब्रोडर सोसाइटल इशू ऑफ जेंडर बेस्ड हरासमेंट दैट नीड्स टू बी अर्जेंटली एड्रेस्ड। बिल्कुल सही बात है, जो बिहेवियर एंड पे यही आएगा, यहाँ पे यही चीज़ समझ आ रही है कि बिहेवियर जो मैन का बिल्कुल भी उल्लंघन है, ये किसी की भी प्राइवेसी और डिग्निटी के लिए, और ये एक बहुत बड़ा इशू भी डिस्कस होना चाहिए इस पर, कि जेंडर बेस्ड हरासमेंट को भी गवर्नमेंट को या कहीं भी कहेंगे इसको एड्रेस करना चाहिए, इस पर एक एक्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल हम इसको कहेंगे ये एक इम्प्लिसिट बात है, इसी की ये जो धारणा है बिल्कुल सही है इस स्टेटमेंट को पढ़ के। दूसरी पढ़ते हैं, इंसिडेंट लाइक दिस contribute to a negative perception of safety in public spaces for women and such occurrences tarnish the reputation of the city। बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही धारणा है इस स्टेटमेंट को लेके, क्योंकि इस स्टेटमेंट में देखो, एक तो वो सिटी में बिजी मार्केट प्लेस मुंबई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मुंबई में किसी के साथ ऐसा व्यवहार बिहेवियर हो रहा है, तो मुंबई के जो लोग हैं, सीधा सीधा उन्हीं की रेपुटेशन डाउन होगी ना यहाँ पे। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि टार्निश हो रही है रेपुटेशन सिटी की, और ऐसी चीज़ें जो है नेगेटिव परसेप्शन होती है, आगे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जाने के लिए फिर इग्नोर करेंगे, इसलिए ये अजम्पशन भी, ये भी एक धारणा बिल्कुल सही है जो इस स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पे कही गई है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ 1 and 2 इम्प्लिसिट, ये दोनों ही धारणाएं इम्प्लिसिट है, जो इनडायरेक्टली
अंडरस्टैंड हम करते हैं कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये भी सेम क्वेश्चन एजम्पशंस का, तो चलिए डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पढ़ते हैं। द कॉलेज अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू गिव 7 ग्रेस मार्क्स इन द मैथमेटिक्स पेपर, सॉरी, जो कॉलेज अथॉरिटीज़ है उन्होंने डिसाइड किया वो 7 ग्रेस मार्क्स देंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में टू ऑल द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को, एज अ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वाज बिलो द एक्सपेक्टेशन। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ही कम बिलो परफॉर्मेंस गई है स्टूडेंट्स की सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, इसलिए अथॉरिटीज़ ने, कॉलेज अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि वो 7 ग्रेस मार्क्स सब स्टूडेंट्स को देंगे। तो क्या क्या धारणाएं दी हैं यहाँ पे? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सेकंड ईयर मे स्टिल फेल इन मैथमेटिक्स इवन आफ्टर गिविंग देम ग्रेस मार्क्स। तो सही बात है। अब पहले ही स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि बहुत परफॉर्मेंस जो है बहुत ही लो है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, बिलो द एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए 7 नंबर मिलने से भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें ज़रूर फेल होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कहा गया कि परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स में बिलो देयर एक्सपेक्टेशन है, बिलो देयर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस है। तो अब किसी ने किया ही नहीं होगा कोई पेपर, जिसने 0 नंबर का किया होगा तो उसको तो मिलेंगे ही 7, अब वो कैसे पास हो जाएगा? तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि काफ़ी बच्चे जो हैं फिर भी फेल होंगे। तो पहला इम्प्लिसिट बिल्कुल है यहाँ पे। दूसरा पढ़ते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेकंड ईयर मे नाउ पास इन मैथमेटिक्स आफ्टर गिविंग ग्रेस मार्क्स। मेजॉरिटी लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 7 नंबर मिलके पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मेजॉरिटी ही पास हो जाएगी 7 नंबर मिलके। हो सकता कुछ अच्छा 60-70% से, मतलब 30-40% तक हो सकता है कि पास हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे के सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मैक्सिमम मोर देन जो है सब पास हो जाएंगे इस 7 ग्रेस मार्क्स मिलने से। तो ये इम्प्लिसिट बिल्कुल नहीं है, ये ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं। मेन धारणा यहाँ पे, मेन स्टेटमेंट यही कह रही है कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत लो है, तो 7 नंबर मिलने से भी वो, मतलब नेगेटिव धारणा का नेगेटिव इम्प्लिसिट होगा ना, कि कुछ गलत आता है, कुछ गलत ही भावनाएं आएंगी। तो यही बात है कि गलत ही हो रहा है यहाँ पे कि नंबर कम ही आ रहे हैं, तो कम आ रहे हैं तो फेल ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एकदम से ये तो कोई सोचेगा नहीं कि टॉपर निकलेंगे अब यहाँ से 7 नंबर में से, अब हम सब के सब टॉपर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सेकेंड इम्प्लिसिट बिल्कुल नहीं हो सकता, पहला ही यहाँ पे इम्प्लिसिट होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम इसी पैसेज से रिलेटेड है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे भी हमसे कंक्लूजन पूछा गया है, निष्कर्ष या फाइनली, फिनिश पॉइंट, सम अप, या एसेंस ऑफ द पैसेज, ये पूछा गया हमसे। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। इटालियन सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर लैम्बोर्गिनी हैज स्प्रेड इट्स विंग्स इन इंडिया। स्प्रेड इट्स विंग्स का मतलब वो अपना प्रेजेंस इंडिया में भी उसने अपना यहाँ पे बढ़ा दिया है, अब वो इंडिया में भी उसके शोरूम खुल गया है। एंड इट हैज़ जस्ट ओपन ए डीलरशिप इन बेंगलुरु। कहाँ उसने अपनी डीलरशिप कहाँ स्टार्ट की है? बेंगलुरु में, जिसको क्या कहते हैं, आईटी कैपिटल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे बेंगलुरु को क्या कहा गया है? आईटी कैपिटल ऑफ द कंट्री। एट ए प्राइस टैग ऑफ ओवर ₹1 करोड़, और इन एडिशन हाई इम्पोर्ट ड्यूटी बैरियर्स, हु विल बाय ए लैम्बोर्गिनी कार। कह रहा है कि एक तो 1 करोड़ का प्राइस टैग,
इन एडिशन और हाई इंपोर्ट ड्यूटी बैरियर, तो फिर कौन बाय करेगा लैम्बोर्गिनी कार? रैदर व्हाट गिव्स द इटालियन, और अगर कहा जाए व्हाट गिव्स द इटालियन कार मेकर द कॉन्फिडेंस टू नॉट ओनली ड्राइव इनटू इंडिया बट आल्सो एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस, और क्या उनको ऐसा हुआ कि वो इटालियन जो कार मेकर है इंडिया में आके अपनी प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है और डीलरशिप भी खोलने के लिए रेडी हो गया है? क्या कॉन्फिडेंस, क्या कारण है उसके कॉन्फिडेंस का? यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ सुपर लग्जरी ब्रांड लाइक Lamborghini is sensing an unfolding big opportunity in a new India, एक सुपर लग्जरी ब्रांड जैसे कि Lamborghini अगर वो सेंस कर पा रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे, तो अदर ट्रेडिशनल ग्लोबल लग्जरी कार, जो बाकी ग्लोबल लग्जरी कार मेकर्स हैं, हैव टर्न वेरी एम्बिशियस विद न्यू लॉन्चेस, तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे और नए नए लॉन्चेस को लेकर। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे अब इसकी ऑप्शंस को पढ़ते हैं और ढूंढते हैं यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है, एसेंस ऑफ द, यहाँ पे कौन सा पैसेज का पॉइंट है। पहला दिया हुआ है एज आईटी कैपिटल सम ऑफ द बेंगलुरु पर्सन हैज़ द पोटेंशियल टू बाय लैम्बोर्गिनी कार, जैसे कि उसने कहा गया कि ये आईटी कैपिटल है कंट्री की, और सम ऑफ द बेंगलुरु, अब बेंगलुरु में खोला गया शोरूम, तो पहला बेंगलुरु में होगी वहाँ पे डिमांड, या फिर कहें कि इतनी एज ए कस्टमर उस लेवल का कि जो वो खरीद सकता है, क्योंकि आईटी कैपिटल कहा गया, आईटी कैपिटल का मतलब क्या हुआ, हाई अर्न इनकम पर्सन है वहाँ पे, तो इसलिए ये बिल्कुल भी यहाँ पे इसको बिल्कुल कहेंगे कि एक निष्कर्ष यहाँ पे होगा, ये बिल्कुल कंक्लूजन यहाँ पे हो सकता है कि आईटी कैपिटल है, एज ए आईटी कैपिटल की वजह से बेंगलुरु पर्सन यहाँ उनके पास पोटेंशियल है बाई करने का लैम्बोर्गिनी कार का, तो इसको ज़रूर हम कहेंगे, ये ज़रूर फॉलो होगा। अगले को पढ़ते हैं। पीपल ऑफ इंडिया विल रिजेक्ट अदर कंपनीज कार एंड विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्पोर्ट्स कार ऑफ लैम्बोर्गिनी, ये बिल्कुल नहीं हम कह सकते कि पीपल जो इंडिया के वो अदर कंपनीज कार को रिजेक्ट कर देंगे और सिर्फ स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी, हर पर्सन की अपना अपना टेस्ट होता है, हर का अपना अफोर्ड होता है, बजट होता है, उस हिसाब से कार होती है। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि अदर ट्रेडिशनल ग्लोबल लग्जरी कार्स जो हैं वो भी न्यू न्यू लॉन्चेस लेके आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाकी कार्स के लिए यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि वो बहुत सस्ते में लॉन्च किए, लग्जरी कार कोई आने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि अदर कंपनीज कार ही नहीं, कोई पीपल जो है कार ही कोई नहीं खरीदेंगे, तो ये बिल्कुल भी निष्कर्ष नहीं हो सकता इस पैसेज का। आफ्टर इंडिया लैम्बोर्गिनी विल प्लान टू लॉन्च इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी यहाँ बिल्कुल नहीं कहा गया है, बिल्कुल सिर्फ इंडिया की बात की गई है, तो हम ये भी बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये भी यहाँ पे निष्कर्ष होगा इसका या कोई एसेंस है इस पैसेज का। तो खाली ऑप्शन यहाँ पे पहला ही दिखने में आ रहा है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये इतना टाइम काफ़ी है क्योंकि सेम पैराग्राफ था, ये सेम पैसेज था। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये उससे रिलेटेड पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट नेगेट्स द इटालियन कार मेकर कॉन्फिडेंस, नेगेट्स का मतलब क्या हो गया, नेगेट्स का मतलब हो गया डिसक्रेडिट कर रहा है उनके कॉन्फिडेंस, ऐसा कौन सी ये नीचे ऑप्शन है जो उनके कॉन्फिडेंस को घटाएगा यहाँ पे खोलने से, कार की प्रेजेंस को कम करने का काम करेगा, हमें उल्टा मतलब घटाने का काम करेगा, उनके कॉन्फिडेंस को गिराने का काम करेगा, ऐसा ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है? नेगेट्स का मतलब ये होता है डिसक्रेडिट करेगा। 2 years back, BMW has launched their premium cars in India and they faced huge loss, अगर ये ऐसी कोई चीज़ आ जाए कंपनी के सामने कि 2 साल पहले हमने लॉन्च किया था प्रीमियम कार्स इंडिया में और हमें ह्यूज लॉस हुए थे, तो ये बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस को लो करेगा कि वो आगे लॉन्च करें या ना करें, तो ये बिल्कुल इसका आंसर जो है हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर इंडिया लैम्बोर्गिनी हैज लॉन्च देयर कार इन फ्रांस एंड दे मेक $800 million प्रॉफिट एनुअली, अब एक कंट्री में इनको इतना प्रॉफिट हुआ, तो तो प्रॉफिट बढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना कि घटता है, तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, इसको हम क्या कर देंगे, रॉन्ग। आफ्टर लॉन्च देयर इज अ ह्यूज डिमांड एंड क्वेरी बाय इंडियन पीपल, लॉन्च के बाद एक ह्यूज डिमांड हुई और लोगों की जागरूक उसको मतलब जानने के बारे में क्वेश्चंस भी बढ़े, तो ये तो एक पॉजिटिव इफेक्ट है, ये तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जैसे हम देखते हैं नई नई कार लॉन्च होती है तो सबसे पहले न्यूज़ ये चलती है कि एक एक महीने में
इसकी एडवांस बुकिंग इतने लाख होगी 1 महीने में। इससे कंपनीज को और बढ़ावा मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी जो कार हमने लॉन्च की है वो बिल्कुल सही की है, सही टाइम पे की है और फोकस जो है सही ऑडियंस पे हुआ है। तो ये चीज़ भी एक बढ़ावा देती है, कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देती है, ना कि घटावा कम करती है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर भी खाली ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉज एंड इफेक्ट। कॉज यानी कि क्या हो गया, मोटिव, कारण, और इफेक्ट, प्रभाव, इन रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स इन पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट। कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट्स का मतलब है कुछ चेंजेस हुए हैं पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट पे, उस पर कॉज एंड इफेक्ट हमसे पूछ रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। पहली दी हुई है, न्यू मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट्स विल गेट अकोमोडेशन ऑन राइट टाइम। यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी नए मिनिस्टर और पार्लियामेंट्स जितने बनेंगे, पार्लियामेंटेरियन यानी कि एमपी एमएलए जो भी नए मिनिस्टर बनेंगे, उनको जो एकोमोडेशन है वो राइट टाइम पे मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, हंगर स्ट्राइक इज कॉल्ड बाय इंडिया अगेंस्ट करप्शन लीडर। अन्ना हजारे जी ने हंगर स्ट्राइक कॉल की है, ठीक है। और तीसरी हमें दिया हुआ है, आरटीआई वाज फाइल्ड बाय कांग्रेस 2 years ago। 2 साल पहले एक आरटीआई फाइल की थी कांग्रेस एमपी ने, हु हैड नॉट गेट गवर्नमेंट बंगलो फॉर 5 months आफ्टर बिकमिंग एमपी। एमपी बनने के 5 महीने तक उनको गवर्नमेंट बंगला मिला ही नहीं, इसके लिए उन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिव, देखिए एक बहुत बड़ा मोटिव, पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट है क्या, प्रेमिसेस का मतलब क्या हुआ कि अकोमोडेशन के रिलेटेड जो एक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है, एक बहुत बड़ा कारण है कि इसका इस एक्ट को लाना। एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें जो एमपी थे उनको 5 महीने तक बंगलो मिला ही नहीं। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक चेंजेस किया। कोई कारण होता है ना किसी का चेंज करने के पीछे, कोई किसी को कोई परेशानी हुई तभी लॉ चेंज होते हैं। तो इनको परेशानी हुई, इनको 5 महीने तक बंगलो नहीं मिला, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ चेंज किया। और उसमें अब क्या होगा, उस लॉ में न्यू मिनिस्टर और पार्लियामेंट्स अकोमोडेशन राइट टाइम में मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कारण और ये हो गया प्रभाव। इस कारण के पीछे वजह से ही ये प्रभाव हुआ कि अब उनको जो चेंज, जो अमेंडमेंट्स किया गया उसमें उनको अकोमोडेशन जो है राइट टाइम पे मिल जाएगी। अब ये देखिए हंगर स्ट्राइक जो किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्शन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, इसलिए ये बिल्कुल भी यहाँ पे नेग्लिजेंट स्टेटमेंट है, इसका यहाँ पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। तो ये रहा कॉज, ये रहा इफेक्ट। तो थर्ड इज द कॉज एंड वन इज इफेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे भी हमसे कारण और प्रभाव पूछे गए हैं, कॉज और इफेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइनली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेल ऑफ इट्स सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। सिक का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं दे रहे, बिल्कुल डाउन चल रहे हैं, तो बोलेंगे सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया इनको क्या करने का, सेल ऑफ करने का, इनको बेचने का। विच हैव बिकम ए बर्डन टू इट, क्योंकि उनके लिए बर्डन बन चुके हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया, करप्शन, इनएफिशिएंसी और रेड। करप्शन इनएफिशिएंसी तो सब जानते हैं, रेड का मतलब क्या हुआ, ब्यूरोक्रेटिक डिसीशंस में डिले होना, क्योंकि ये पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स बिजनेस को रन करने में बहुत सारा डिले होता है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं।
तो इसी को बोलते हैं रेक्टिविज्म। इसी की वजह से गवर्नमेंट क्या चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहती है, ताकि वो बिल्कुल फ्री हो जाए इन ब्यूरोक्रेट से। हैव लेड टू हैवी लॉसेस टू द गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। वहीं यहाँ पे यही कारण ही बताया गया ना, ये करप्शन, इनएफिशिएंसी और एक्टिविज्म की वजह से हैवी लॉसेस हुआ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। तो ये काज हो गया और ऊपर वाला इफेक्ट हो गया, तभी इन्होंने फाइनली डिसाइड कर दिया कि हम बेच देंगे जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है प्राइवेट ओनर्स को। तो इसलिए सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। इन्फर्ड यानी कि यहाँ पे हमसे कंक्लूजन, निष्कर्ष या फिर कहीं एसेंस पूछ रहा है, हमसे मेन पॉइंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ऑफ सिटी एक्स गेव हार्ड हिटिंग रिमार्क्स। हार्ड हिटिंग रिमार्क्स का मतलब क्या होता है, एक बोल्ड रिमार्क देना, बिना किसी फोर्स के या किसी, बिल्कुल बोल्ड। जैसे मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं कि रणवीर अलाहाबादिया का केस तो आपको सबको पता ही है, सब जानते ही हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो उन्होंने एक हार्ड हिटिंग रिमार्क दिया कि फंडामेंटल राइट शुड नॉट बी सर्व ऑन प्लेटर, दिस शुड बी कम विद रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कि आपको फंडामेंटल राइट परोस के प्लेट में नहीं दे दिया कि आप कुछ भी करें अपनी मर्जी से, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। और भी बड़े हार्ड हिटिंग रिमार्क्स देखने को रोज़ न्यूज़ में आ रहे थे कि गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल भी डिसेंट बिहेवियर नहीं है, बहुत ही अभद्र व्यवहार है। जब ये बिल्कुल हार्ड हिटिंग रिमार्क्स इसको कहेंगे कि एक तरह से जब बिल्कुल बोल्ड एक ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क किसी के थ्रू हो। तो यहाँ पे भी डीएम ने हार्ड हिटिंग रिमार्क्स दिए एट मीटिंग हुई जब विद ऑल द प्रधान वन विलेज इन डिस्ट्रिक्ट इज स्प्रेडिंग वायलेंस इन द रीजन। एक विलेज है जो डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस स्प्रेड कर रहा है। द ग्रोइंग फोर्स ऑफ वायलेंस, ग्रोइंग फोर्स पोज एक, यानी कि क्रिएट क्या कर रहा है, एक फंडामेंटल चैलेंज क्रिएट कर रहा है। वी विल नॉट टॉलरेट वायलेंस इन सिटी। डीएम जी ने क्या कहा है कि हम टॉलरेंस वायलेंस वायलेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन फॉर द कल्प्रिट्स। जो स्ट्रिक्ट एक्शन है उनके लिए लिया जाएगा, जो भी कल्प्रिट्स वहाँ पे होंगे, जो वायलेंस के लिए जिम्मेदार होंगे। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ इंडिया इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। बिल्कुल नहीं कहा सकता, इसका निष्कर्ष ये थोड़ी निकलेगा कि अगर कोई डीएम यहाँ पे बिल्कुल ज़ोर से बात कर रहा है, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर अभी भी कंट्रोल में है, तभी वो इस तरह से बात कर पा रहा है ना। तो ये आप कभी भी यहाँ इस ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा इसका। द डिस्ट्रिक्ट विच इज इंडिकेटेड बाई डीएम विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट वायलेंस। ये तो कोर्स ऑफ एक्शन हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट है, डीएम वो वहाँ पे एक्शन लेंगे। इसको हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये एक अजम्पशन होगी, एक धारणा होगी, हाँ भाई वो तो लेंगे। ये एक अजम्पशन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, ना कि कोई कंक्लूजन है, ये कोई निष्कर्ष नहीं है। इसलिए ये भी यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। अगला, डीएम ऑफ सिटी एक्स इज टू मच कंसर्न अबाउट वायलेंस एंड कैन नॉट टॉलरेट इट। ये बिल्कुल उन्हें दो यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वी विल नॉट टॉलरेट वायलेंस, और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी यहाँ से कंक्लूजन यहीं पर यही निकलता है कि डीएम सिटी जी, जो डीएम एक्स के हैं, वो बिल्कुल बहुत सारा कंसर्न कर रहे हैं इसके बारे में, और बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि ओनली 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर
16 पे ये भी अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी अज्यूम्ड फ्रॉम द गिवन स्टेट सेंटेंस, जो भी ये सेंटेंस दिया है उसमें से क्या ये जो तीन धारणाएं लिखी हैं, देखिए अजम्पशंस में अजम्पशंस ही लिखे होते हैं, हमें चेक करना होता है कि क्या ये इनडायरेक्टली फॉलो कर रही हैं, उसी का मतलब होता है इम्प्लिसिट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फेयर ग्लो इन 1 वीक अदरवाइज मनी विल बी रिटर्न, एक हफ्ते में गोरे हो जाओ नहीं तो पैसे वापस। दिस इज आयुर्वेदा क्रीम, ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यूज़ एक्स ब्रांड क्रीम, इसको यूज़ कीजिए, एक एडवर्टाइजमेंट में कहाँ पे आई है ये, न्यूज़पेपर ए में। तो चलिए पहला पढ़ते हैं अब, नॉर्मली पीपल लाइक आयुर्वेदा क्रीम, नॉर्मली लोगों को आयुर्वेदा क्रीम पसंद है, और यहाँ पे यही बोला गया है, देखिए यहाँ से यही धारणा बनती है ना कि लिखा हुआ है दिस इज आयुर्वेदा क्रीम, ये एक आयुर्वेदा क्रीम है और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल इम्प्लिसिट यहाँ पे कह सकते हैं हम, ये एक आयुर्वेदा क्रीम के बारे में बात हो रही है, और ये धारणा बिल्कुल बनती है कि लोगों को, नॉर्मली जो लोग होते हैं उनको आयुर्वेदा क्रीम पसंद है, तभी एडवर्टाइजमेंट आई है। दूसरा, ये उस जनरल वे में नहीं लेना है आपने कि वाकई लोगों को आयुर्वेदा क्रीम पसंद होती है, हमें सिर्फ इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से लग रहा है कि नॉर्मली लोगों को आयुर्वेदिक क्रीम पसंद है, क्योंकि तभी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आई है। दूसरा, वेरी फ्यू पीपल रीड एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर, बहुत कम लोग एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ के लग रहा है, उल्टा यहाँ पे लग रहा है कि एडवर्टाइजमेंट लोग पढ़ते हैं तभी तो एडवर्टाइजमेंट डाली है, कम लोग पढ़ते हैं तो क्यों एडवर्टाइजमेंट आएगी, इसलिए ये इम्प्लिसिट बिल्कुल भी नहीं करता यहाँ से। तीसरा, वेरी फ्यू पीपल रीड द न्यूज़पेपर ए, बहुत कम लोग न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, यहाँ से देख के कौन सी ऐसी धारणा बन रही है कि न्यूज़पेपर ए लोग कम पढ़ते हैं, उल्टा न्यूज़पेपर ए लोग ज़्यादा पढ़ते होंगे, तभी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ न्यूज़पेपर ए, इसका मतलब न्यूज़पेपर ए ज़्यादा बिकता है, इसलिए उसका सर्कुलेशन ज़्यादा है, तो ही एक बहुत जो ब्रांड है, एक ब्रांड क्रीम है, उसने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर ए में डाली है, ये भी बिल्कुल इम्प्लिसिट नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन, तो ओनली वन वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ हम आंसर क्या देंगे, नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे हमसे इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से आगे अगर प्रोसेस में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, द इंटरनेट कैफेज आर इनकरिंग, इनकरिंग का मतलब क्या हो गया कि वो सफ़र कर रहे हैं, इनकरिंग का मतलब हो गया इनकर करना यानी कि सफ़र करना, हैवी लॉसेस दिस डेज एज पीपल प्रेफर टू यूज़ इंटरनेट इन देयर मोबाइल पीसीज एंड लैपटॉप्स, मतलब बहुत सारा लॉस से सफ़र कर रहे हैं वो, क्योंकि लोग आजकल इंटरनेट मोबाइल्स में, पीसीज में और लैपटॉप्स में यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, द इंटरनेट कैफ़े शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉफ़ी कैफ़े, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कॉफ़ी कैफ़े जो है वो लॉस नहीं करेगा, वो प्रॉफिट ही देगा, ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता कि आपको कॉफ़ी कैफ़े ही खोलना चाहिए। द इंटरनेट शुड बी क्लोज एंड न्यू प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टेड देयर, इंटरनेट को क्लोज कर दे और न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड कर, अब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड करने के लिए उसके प्रॉफिट के लिए भी एक प्लानिंग होनी चाहिए, सब कुछ, ये भी एक रैशनल एक्शन नहीं होगा कि आप इंटरनेट क्लोज कर दिया जाए और आपको एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जाए, बिल्कुल ही एक न्यू स्टार्टअप की तरह एक स्टार्ट करना, ये भी कोई एक रैशनल एक्शन नहीं होगा, इसको भी हम नहीं मानेंगे, ये भी एक इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो न्यू प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग ही अच्छी ना हो, वो भी लॉस फेस करे, तो इसलिए ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। इतनी स्टेटमेंट से हम ये नहीं कह सकते कि एक न्यू प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। मोर फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड ऑन द इंटरनेट कैफ़े, ज़्यादा फंड इंटरनेट कैफ़े पे इन्वेस्ट करने चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो आगे ही लॉस में चल रहा है, इतना ज़्यादा लॉस में चल रहा है, उसमें और फंड इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी कोई समझदारी नहीं होगी, तो भी हम कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल नहीं कह सकते। इंटरनेट कैफ़े शुड बी बैंड, ये तो इलॉजिकल हो गया कि इंटरनेट कैफ़े को ही बैन कर दिया जाए। हाँ, अगर ये बोलते हैं कि यहाँ पे मोबाइल और पीसी और लैपटॉप की शोरूम खोल लो, तो वो बेशक चल जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग प्रेफर करते हैं यूज़ करने का इंटरनेट मोबाइल्स में, पीसीज में, लैपटॉप्स में,
तो इससे अच्छा अगर होता है यहाँ पे ऑप्शन की मोबाइल पीसी लैपटॉप की दुकान खोल लो, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, तो वो इसका ज़रूर आंसर होता। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं चल रहा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा है एज ए फॉल आउट ऑफ द अबव टेररिस्ट अटैक। फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट बोलें या इफेक्ट बोलें, कि इसके रिजल्ट में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एट लीस्ट 80 पीपल हैव बीन किल्ड एंड ओवर 350 वाउंडेड। 80 पीपल्स के यहाँ पे मारे जाने की खबर है, और 350 यहाँ पे जख्मी है। किसमें, सुसाइड कार में बॉम्बिंग, सुसाइड कार में बॉम्बिंग हुई है यहाँ पे इन काबुल डिप्लोमेटिक क्वार्टर दिस मॉर्निंग। ए फ्यू हंड्रेड मीटर्स फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी से फ्यू हंड्रेड, बहुत पास ही था ये इंडियन एम्बेसी के, जो कि धमाका हुआ है कार में। द एरिया वेयर द एक्सप्लोजन टुक प्लेस इज क्लोज टू द प्रेसिडेंशियल पैलेस। और ये एरिया प्रेसिडेंशियल पैलेस के भी पास है, एंड सेवरल फॉरेन एम्बेसीज। अब सारी एम्बेसीज आसपास ही होती हैं, तो इसलिए ये एम्बेसीज वाले एरिया में ये सुसाइड कार बॉम्बिंग अटैक हुआ है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज हैज ट्वीटेड दैट इंडियन ऑफिशियल आर सेफ। तो सुषमा स्वराज जी ने कहा है कि इंडियन ऑफिशियल जितने भी हैं इंडियन एम्बेसी के, वो सब क्या हैं, सेफ हैं। चलिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। पहला, इंडिया शुड कॉल बैक इट्स डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स इमीडिएटली। क्या इंडिया को अपने डिप्लोमेट्स को ऑफिशियल्स को इमीडिएटली कॉल बैक करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो टेररिस्ट का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया, उसका यही प्लान था कि एम्बेसीज वर्क करना बंद कर दें, तो और अपने डिप्लोमेट्स को बुला लेना वापस। इसका मतलब आपने उनकी प्लान्स को सक्सेसफुली बना दिया। ये बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। दूसरा, ये यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि इंडियन ऑफिशियल्स आर सेफ, वो सेफ हैं, तो वापस बुलाना, तो फिर काम कैसे करेंगे यहाँ पे। इंडियन के जो रिलेशन होंगे अफगानिस्तान के साथ, वो एम्बेसीज के थ्रू होते हैं, वो किस तरह वर्क करेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं एक सही अप्रोच है, बिल्कुल भी कोर्स ऑफ एक्शन जो है सही नहीं है। अगला देखिए, इंडिया शुड प्रोसीड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट द इंडियन अफगान गवर्नमेंट। अब क्या है, एक टेररिस्ट अटैक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी कंट्री को, अफगान गवर्नमेंट को दे दी जाए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे तो रिलेशन और ख़राब हो जाएंगे इंडिया के। ये बिल्कुल भी एक सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, तो भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इंडिया शुड आस्क द अफगानिस्तान गवर्नमेंट टू रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करो अपनी सिक्योरिटी ऑफिसर्स। जैसे भी जब कहीं भी कोई भी अटैक होता है, जैसे कनाडा में कितनी बार एम्बेसीज के बाद पहले अटैक होता था, इंडियन एम्बेसीज के बाद, तो हमेशा यहाँ से यही हिदायत जाती थी, एडवाइस जाती थी कनाडा को, इंडियन एम्बेसी की सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए, सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही एक लेजिटिमेट एक्शन है जो यही फॉलो होना चाहिए। यही इसका आंसर होना चाहिए कि इंडिया को बोलना चाहिए कि आप अपनी सिक्योरिटी है वहाँ पे बढ़ाइए। अगला भी पढ़ लेते हैं कि ऑफिशियल अफगानिस्तान शुड बी एडवाइज टू रिमेन इंडोर एज फार एज पॉसिबल। जो ऑफिशियल है अफगानिस्तान में, उनको अंदर आने के लिए बोलना चाहिए। ये भी एक तरह से वही हो गया कि टेररिस्ट अटैक को सक्सेसफुली बनाना, कि अगर अटैक हो गया तो अब आप अंदर ही रहिए, बाहर नहीं आइए। ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं होना चाहिए। तो टेररिस्ट है वो अपने इरादों में बिल्कुल भी सफल नहीं होने चाहिए। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। और 19 और 20 इसी जो पैसेज के बेस्ड है। सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं कि इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन ए पैसेज फॉलो बाय सेवरल इन्फ्रेंसेस। यहाँ पे एक पैसेज के बाद सेवरल इन्फ्रेंसेस दिए हैं, मतलब सेवरल कंक्लूजन्स यहाँ पे दिए हैं। यू हैव टू एग्जामिन, आपको एग्जामिन करना पड़ेगा ईच इन्फ्रेंस सेपरेटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज एंड डिसाइड अपॉन इट्स डिग्री ऑफ ट्रूथ और फॉल्सिटी टू मार्क योर आंसर एज। तो डिग्री ऑफ ट्रूथ यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कितनी हद तक सही है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक दिया हुआ डेफिनेटली ट्रू। तो डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या होता है? 100% ट्रू, यानी कि अब बिल्कुल भी कोई डाउट ही नहीं है कि ये चीज़ कभी खराब फॉल्स हो सकती है। डेफिनेटली ट्रू का मतलब हो गया 100% ट्रू। प्रोबेबली ट्रू का मतलब क्या हुआ? ट्रू की परसेंटेज ज़्यादा है फॉल्स से। ट्रू की परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है फॉल्स से। मतलब कि आप अगर परसेंटेज में अगर मैं कुछ भी कहूँ कि 80% ट्रू है, 20% फॉल्स है, मतलब ट्रू यहाँ ज़्यादा है और फॉल्स चीज़ जो है कम है। उसके बाद डाटा इनएडिक्वेट है, मतलब कि जो भी हमें दिया हुआ है वो अभी हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष ही निकालना ना हमें, और उसकी डिग्री पूछ रहा है कि निष्कर्षता की क्या डिग्री है, कितने हद तक चीज़ यहाँ पे फॉलो करेगी या नहीं करेगी। एसेंस है पैराग्राफ का कितने हद तक है। तो इसलिए इनएडिक्वेट होगा तब होगा जब यहाँ पे कुछ अलग ही बात होगी। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है डेफिनेटली फॉल्स, मतलब 100% फॉल्स, बिल्कुल भी बिना किसी डाउट के ये चीज़ बिल्कुल गलत मानी जाएगी। प्रॉबेबली फॉल्स का भी मतलब वो हुआ फॉल्स की डिग्री ज़्यादा है ट्रू से, ज़्यादातर ये गलत है और कुछ ही चीज़ें यहाँ पे सही होंगी। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिग्री फॉल्स की ज़्यादा है। चलिए अब इस स्टेटमेंट को यानी कि पैसेज को पढ़ते हैं। तो इंडिया नीड्स हायर इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट सेक्टर। इंडिया को ज़रूरत है हायर इन्वेस्टमेंट की, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। किसमें? पोर्ट सेक्टर में। पोर्ट को क्या कहेंगे? हार्बर भी कहते हैं या बंदरगाह, ठीक है। तो उसमें इंडिया की क्या ज़रूरत है? हायर इन्वेस्टमेंट की। एंड स्टिल लैग्स फार बिहाइंड इंटरनेशनल पोर्ट्स। और हायर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और अभी लैग्स मतलब वो भी पीछे है जो इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं इन कंटेनर ट्रैफिक। जो कंटेनर जो सामान लेके ट्रैफिक आते हैं पोर्ट्स में, जो शिप्स आती हैं सामान लेके, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सामान का जो लेन देन चलता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उसमें अभी इंडिया बहुत पीछे है। तो देर हैज़ बीन कंसिडरेबल ग्रोथ इन दिस सेगमेंट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन अगर बहुत पहले से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से इसमें ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। ये भी यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। देयर इज़ ए नीड टू कंटिन्यूली बेंचमार्क इंडियन पोर्ट्स अगेंस्ट द बेस्ट पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। लेकिन बिल्कुल ज़रूरत है यहाँ पे कि कंटिन्यूली बेंचमार्क किया जाए इंडियन पोर्ट्स को भी अगेंस्ट जो बेस्ट पोर्ट्स है वर्ल्ड वाइड पे। जैसे कि जितने भी बेस्ट पोर्ट्स हैं, बेंचमार्क का मतलब क्या हुआ? जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो भी एफिशिएंसी वहाँ पे आ रही है, वो अगर इंडियन पोर्ट्स में भी आनी चाहिए। एंड कंटिन्यू टू एंगेज इन पॉलिसी एफर्ट्स सो एज टू अटेन प्राइसेस पर कंटेनर ऑफ पोर्ट सर्विसेज विच आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और इन चीज़ों पे भी इंडिया को काम करना पड़ेगा ताकि जो पोर्ट के सर्विसेज हैं वो लोएस्ट हो वर्ल्ड के हिसाब से। द एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर शिप्स। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कोई भी शिप आई, अनलोड हुआ और फिर वो कितनी जल्दी रेडी हो जाती है आगे सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। फॉर शिप्स डॉकिंग का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे रिपेयरिंग होती है, लोड अनलोड होता है। एट मोस्ट ऑफ द शिप्स इन इंडिया हैज़ बिन फॉलिंग फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। लेकिन पिछले 3 सालों से ये जो टर्न अराउंड टाइम है, मतलब शिप रेडी नहीं हो पा रही है इतनी जल्दी, मतलब अनलोड लोडिंग में टाइम जो बहुत ज़्यादा जा रहा है। इससे क्या होगा? कंपनियों पे खर्चा बढ़ेगा और उनको नुकसान होता है। और हाउ लेकिन यहाँ पे बोल रहा है प्री बर्थिंग टाइम हैज़ बिन मार्जिनली इंक्रीज ओवर द ईयर्स। प्री बर्थिंग टाइम का मतलब होता है वेटिंग टाइम। जब शिप जब आती है एंकरेज पे, उसका जो एरिया होता है वहाँ पे लोड अनलोड करने का जो टाइम है, उसमें थोड़ा सा बेहतर हुआ है पिछले कुछ सालों में। ये रहा यहाँ पे हमने इस पैसेज को पढ़ा। अब चलते हैं यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द बेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द यूएसए। मतलब कह रहा है जो बेस्ट पोर्ट है वर्ल्ड में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया के सबसे पहले बात की गई पोर्ट से रिलेटेड कि थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है और कहाँ कहाँ उसको फिर एक पोर्ट में क्या चीज़ें होती हैं कि उसको एफिशिएंट बनाता है, जैसे कि टर्न अराउंड टाइम, प्री बर्थिंग टाइम। यहाँ पे यूएसए की तो बात ही नहीं हो रही। बस इंडिया से ये कहा जा रहा है कि आपको जो वर्ल्ड वाइड बेस्ट पोर्ट्स हैं उनके साथ आपको भी बेंचमार्क, आपको भी बराबर उनके चलना चाहिए। तो ये हम इसको क्या कहेंगे? डाटा इनएडिक्वेट। हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, कोई हद नहीं है इसकी ये निष्कर्ष निकालने की यूएसए का कितने हद तक बेस्ट पोर्ट है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इंडियन पोर्ट्स हैव नॉट बीन ग्रेडेड सो फार ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे यहाँ पे कहा गया अभी तक इंडियन पोर्ट्स को ग्रेडेड नहीं किया गया। तो क्या ये डेफिनेटली ट्रू है? डेफिनेटली ट्रू इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल ग्रोथ इन दिस सेगमेंट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। और यहाँ पे देखिए ये भी कहा गया हाउएवर प्री बर्थिंग टाइम हैज़ बीन मार्जिनली इंक्रीज ओवर द ईयर्स। मतलब कहीं ना कहीं उनको ग्रेड दिया जा रहा है। इसका मतलब 100% ट्रू नहीं है कि इंडियन को कोई ग्रेड ही नहीं दिया जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। इसलिए ये आंसर इसका बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ प्रोबेबली ट्रू हो सकता है ये, क्योंकि ट्रू परसेंटेज ज़्यादा है यहाँ पे कि इंडियन का जो ग्रेड है वो अभी तक दिया नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि बार बार बेंचमार्क स्टैंडर्ड एक इस्टेब्लिश किया जाए ताकि बेस्ट पोर्ट जो वर्ल्ड वाइड है उनके बराबर आपकी भी तुलना हो। तो प्रोबेबली मतलब ट्रू की परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेड नहीं भी दिया है। ये भी तो एक चीज़ सामने दिख रही है कि कह रहा है वो कि बेंचमार्क पोर्ट आपको इस्टेब्लिश करना चाहिए, मतलब अभी तक नहीं दिया है। तो प्रोबेबली ट्रू होगा इसका, डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रोबेबली ट्रू, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए हमने अब 20 क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे आज सॉल्व। तो सेशन को अब रैप अप करते हैं। तो ऐसे ही वैल्यूएबल सेशन अगर आपको लगा हो, और अगर तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।